अध्याय 1111 प्रेमी। इसके बाद जीवन अपनी मूल स्थिरता पर लौट आया। चेन रुई गर्भवती एथेना के साथ रहने के लिए डार्क मून महल में रुकी। डोडो स्वाभाविक रूप से अपने पिता का पक्का अनुयायी था। केया अभी भी एथेना की सहायक के रूप में काम कर रही थी, जबकि सैमुअल डार्क मून के सेनापति की भूमिका निभाता रहा। इसाबेला अपने छोटे से आंगन में लौट आई, जबकि जोला गुरादम और पायथन के साथ रेनबो वैली लौट आए। गुरादम एक अजीब भटकती आत्मा में विलीन हो गया था, जिसने जोला को मोहित कर लिया था। लाश का जादूगर भी उसका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उनकी अच्छी बनती थी। पायथन इसलिए जा रहा था क्योंकि चांदी का डिब्बा रेनबो वैली में था। चूंकि अब उसके पास एक वास्तविक अस्तित्व था, इसलिए वह अपनी कुछ ताकत वापस पाने के लिए चांदी के डिब्बे का इस्तेमाल करना चाहती थी। रोमन परिवार, पैग्लियो परिवार, ड्रैगन सम्राट और उनकी बेटी एडेलिन और डोडो घर लौट आए। ऑगलस अस्थायी रूप से डार्क मून में रुक गया क्योंकि पायथन के शब्दों से उसे बहुत लाभ हुआ। ड्रैगन सम्राट ने छद्म देवता के बारे में और रहस्य जानने के लिए कुछ समय यहाँ रुकने की योजना बनाई, फिर वह नींद का प्रशिक्षण लेने के लिए ड्रैगन द्वीप लौट आएगा। स्ट्रीकिंग वाली घटना की वजह से पगलियो मशहूर हो गया, लेकिन इस आदमी का चेहरा इतना मोटा हो गया था कि वह बाद में आराम से बात कर और हंस भी पा रहा था। उसने एक इंसान का एक अजीबोगरीब वाक्य भी दोहराया, बड़ी नसें नाजुक मौके पर जानलेवा हमला कर सकती हैं। कहावत है, मरा हुआ सुअर उबलते पानी से नहीं डरता। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट ऑगलस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऊपरी तौर पर तो सामान्य जीवन पहले जैसा ही था, लेकिन हर कोई अच्छी तरह जानता था कि इस शांति और स्थिरता के पीछे क्या चल रहा था। इसाबेला रोज छोटे से आंगन में पानी और चाय उबालती थी। उसके लिए ये सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के लिए एक तरह का प्रशिक्षण था। जोला अब एक वास्तविक अड़चन का सामना कर रही थी। सुश्री परी ड्रैगन बेहद प्रतिभाशाली थीं। 6 तत्वों का साम्राज्य और इंद्रधनुषी देवी का साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य थे, जिसने उन्हें अर्ध देवता स्तर के चरम स्तर पर लगभग अद्वितीय बना दिया था। कैथरीन की वास्तविक युद्ध शक्ति भी थोड़ी कम थी, लेकिन इसने छद्म देवता तक उनकी उन्नति को और भी कठिन बना दिया था। पायथन के अनुसार जोला को छद्म देवता बनने में कम से कम 2000 साल लगेंगे, सिवाय कुछ अनुचित कारकों के जो विरासत की दुनिया के कारण हो सकते हैं। साधारण अर्ध देवता स्तर के शक्तिशाली प्राणियों, खासकर ड्रैगन, के लिए 2000 साल निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक प्रतिभा की गति थी, बशर्ते उनका जीवनकाल पर्याप्त हो। हालांकि जोला के लिए यह अभी भी बहुत लंबा था, क्योंकि 3 साल बाद चेनरुई को 3 महादूतों जैसे भयानक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। 10 साल बाद शैतान। उसे जल्द से जल्द छद्म देवता बनना होगा, ताकि वह अपने प्रियतम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके और उसकी सच्ची मददगार बन सके। इसलिए जोला, जो अर्ध देवता के शिखर पर पहुंच चुकी थी, घमंडी नहीं थी। इसके विपरीत उसने और भी तत्परता से प्रशिक्षण लिया और प्रतिदिन समय के नियम के प्रशिक्षण स्थल पर जाती रही। बाकी लोग भी ज्यादातर एक जैसे ही थे। हर कोई जोला और कैथरीन की तरह जल्द से जल्द 2 सितारा विकास की शक्ति को समझना चाहता था, ताकि विरासत की दुनिया का देवता बन सके। इससे वे 3 साल बाद आने वाले संकट से उबरने के लिए चेनरुई की असली युद्ध शक्ति का हिस्सा बन सकेंगे। किसी कारण से डेमी गॉड स्तर तक पहुंचने वाला पगलियो भी सफल नहीं हो पाया। ये देखा जा सकता है कि डेमी गॉड स्तर 2 तारा विकास को समझने का मानक नहीं था। कैथरीन ने डेमी गॉड तक पहुंचने से पहले 2 तारा विकास को समझा था। तुलनात्मक रूप से गुरदाम में अपनेपन का भाव सबसे कम या सबसे ज्यादा निष्क्रिय था। चेनरुई के प्रति उसकी वफादारी अनुबंध की बाध्यताओं और तारा प्रदान करने की विशेष बाध्यता के कारण ज्यादा थी, लेकिन शव मृतक की उपलब्धियों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह न केवल राज्य स्तर के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गया था, बल्कि वह एक भटकती आत्मा भी बन गया था। इससे न केवल उसके लिए परीक्षणों में आसानी हुई, बल्कि उसने एक खास क्षेत्र, नियम ऊर्जा, के अनुसंधान में भी अद्भुत प्रगति की थी। नियम ऊर्जा सिटी ऑफ स्टॉर्स के महाशक्तियों और कीमिया जीवों के महाविकास के लिए मूल ऊर्जा थी। आमतौर पर इसे केवल भटकती आत्माओं का शिकार करते समय गिराए गए कानून के टुकड़ों या कानून के क्रिस्टल बॉल से ही परिवर्तित किया जा सकता था। इस छोटी सी अवधि में हालांकि उसने परीक्षण में बहुत सारे टुकड़े प्राप्त किए, जो सिटी ऑफ स्टॉर्स की ज़रूरतों को काफ़ी हद तक पूरा करते थे, लेकिन आखिरकार यह खत्म हो ही जाएगा। एक राज्य स्तर की भटकती आत्मा को टुकड़ों से भस्म करने के बाद गुरदम को उस शक्ति की खासियत का एहसास हुआ। वह उत्सुक हो गया और उसने भटकती आत्माओं के बिना भी वैसी ही शक्ति उत्पन्न करने की कोशिश की। अगर लाश के जादूगर का शोध सफल रहा, तो यह चेनरुई की समग्र शक्ति में एक बड़ी छलांग होगी। गुरदाम की तुलना में डोडो की वफादारी निर्विवाद थी, मुख्यतः क्योंकि उसे लंबे समय तक मुफ्त भोजन करने की आदत थी, लेकिन स्लाइम का आलस्य भी निर्विवाद था। प्रतिभा और योग्यता के मामले में स्लाइम परिवार और दोस्तों के समूह में शीर्ष 3 में था, लेकिन परिश्रम के मामले में उसे सबसे नीचे माना जाता था। वापस आने के तुरंत बाद एलिस ने उसे स्वादिष्ट भोजन के साथ पढ़ाई के लिए शाही कॉलेज में एक साथी के रूप में शामिल कर लिया।
पायथन प्रशिक्षण योजना के अनुसार भयानक तैरते हुए देश का पिछला उच्च दबाव वाला प्रशिक्षण पहला चरण था। अब जरूरत थी भयानक तैरते हुए देश की अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने और समझने की। दूसरा चरण लगभग 1 साल में शुरू होने वाला था, इसलिए ऊपर से तो सभी शांत थे, लेकिन मन ही मन वे अपने अपने तरीके से प्रशिक्षण लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फॉलन एंजल एम्पायर का शाही कॉलेज, जंगल का प्रवेश द्वार। राजकुमारी एलिस, आज आपका जन्मदिन है। कृपया यह उपहार स्वीकार करें जो मैंने बड़ी सावधानी से तैयार किया है, एक रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी। एक युवक ने एलिस को शालीनता से झुकाया और पिंजरे में बंद एक रंग बिरंगा पक्षी उसे सौंप दिया। तुमन, बाजार में ऐसे कितने सारे पक्षी हैं, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। आलीशान कपड़ों में एक और युवक ने तुमन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। राजकुमारी एलिस, मेरी गंधक अग्नि क्रिस्टल मोतियों की माला अलग है। ये सबसे कीमती अग्नि प्रकार का खजाना है। सुवर, एक सस्ता मोती भी सबसे कीमती कहलाने लायक हो सकता है। तुमान ने व्यंग्य किया, तुम्हें सच में माल की पहचान करना नहीं आता। यह कोई साधारण रंगीन पंखों वाला पक्षी नहीं, बल्कि ड्रैगन वंश का एक दुर्लभ प्रकार है। यह न सिर्फ मधुर स्वर में गाता है, बल्कि मालिक की सुरक्षा भी करता है। क्या ये सिर्फ एक उत्परिवर्तित पक्षी नहीं है? मेरे सल्फर अग्नि क्रिस्टल मोती आत्मिक शक्ति प्रशिक्षण में बहुत सुधार कर सकते हैं, और यह आत्मरक्षा के लिए ज्वाला शक्ति भी छोड़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें अद्वितीय का विशेष गुण है। कोई भी अग्नि खजाना इसके सामने फीका पड़ जाएगा, जो राजकुमारी रॉयल हाइनेस की महान स्थिति के अनुरूप है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। एलिस ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन उसने उपहार स्वीकार नहीं किए। उसने वह प्यास पकड़ लिया जो गंधक के अग्नि क्रिस्टल मोतियों को पकड़ने के लिए लालायित था, और आगे बढ़ती रही। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थीं और एलिस को बार बार उसका उपहार स्वीकार करने के लिए मनाते हुए उसके पीछे पीछे चलती रहीं। एलिस की बड़ी बहन शिया वर्तमान शाही महारानी थीं, जिनका फॉलेन एंजल साम्राज्य पर मजबूत नियंत्रण था। अगर वे महारानी शिया की इकलौती बहन एलिस से शादी कर पाते, तो परिवार और व्यक्तिगत जीवन को होने वाले फायदों की कल्पना की जा सकती थी। एलिस की निर्मल और मनमोहक सुंदरता के साथ कॉलेज में उनके लिए कई प्रेमी थे। सुवोर और तुमान उनके प्रतिनिधि थे। दोनों ही बड़े परिवारों से थे। सुवोर लीफ परिवार का उत्तराधिकारी था, जबकि तुमान बोल परिवार का एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और उसके चाचा शाही कॉलेज के डिप्टी डीन सियारो थे। उनकी पृष्ठभूमि मजबूत थी। यह अफसोस की बात थी कि कई अन्य प्रेमियों की तरह दोनों को न केवल राजकुमारी एलिस का साथ नहीं मिला, बल्कि उन्हें उस क्रूर राजकुमारी ने सताया भी। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। नाकामी के बावजूद उन्होंने बार बार कोशिश की। इस बार, ये जानते हुए कि आज एलिस का जन्मदिन है, उन्होंने खजाने को देने के लिए बहुत पहले से ही एक खास तोहफा तैयार कर लिया था। इससे पहले दोनों ने कई अन्य प्रतियोगियों को बहला फुसलाकर भगा दिया था। एलिस पहले से ही थोड़ी उदास थी। उसे लग रहा था कि वे दोनों मक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। जैसे ही वह गुस्सा होने वाली थी, उसकी नाक अचानक सूंघने लगी, मानो उसे कुछ मिल गया हो, और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। सुवर और तुमन ने एलिस की मुस्कान देखी और उन्हें लगा कि वह भावुक हो गई है। तभी एलिस ने अपने हाथ में पकड़ा प्याज फेंका और तेजी से आगे की ओर भागी। वह दरअसल एक आकृति से टकरा रही थी। बड़ा भाई, एलिस खुशी से चीखी, उस आदमी की गर्दन कसकर पकड़ ली और बेहद उत्साहित मुस्कान बिखेरी। वह अभी वाले उदास चेहरे से बिल्कुल अलग थी। भाई, नहीं, मुझे तो लगा था कि एलिस की सिर्फ एक बहन है। तुमान और सुवर ने एक साथ भौहें चढ़ाईं। चेन रूई ने कड़वी मुस्कान के साथ एलिस की पीठ थपथपाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि छलावरण तकनीक छोटी राजकुमारी की नाक से छिप नहीं पाएगी। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो ये किसी तरह का अंतर्ज्ञान ही होगा। इस तरह का अति अंतर्ज्ञान और शर्लक होम्स जैसा शक्तिशाली तर्क एलिस की सबसे मजबूत प्रतिभा होनी चाहिए। एलिस के चेहरे पर आई शुरुआती धुंध छट गई जब उसने खुशी से चेन रूई से कहा, आज मेरा जन्मदिन है, उपहार दे दो। तुमान और सुवोर के चेहरे के भाव और भी भद्दे थे। अभी अभी तो दोनों ने उपहार देने की पहल की थी, लेकिन एलिस ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब उसने इस व्यक्ति से उपहार मांगने की पहल की। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे सबसे पहले खत्म करना होगा। जब चेन रूई ने जन्मदिन का उपहार सुना, ओह ये लगता है तुम्हें राजकुमारी एलिस का जन्मदिन भी याद नहीं है। तुमन की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सुवर ने यह भी कहा, इस तरह का व्यक्ति आज राजकुमारी रॉयल हाइनेस के सामने आने के योग्य नहीं है, भविष्य में तो और भी अधिक अयोग्य होगा। एलिस गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, सिस्टर एलिस। एक छोटी बच्ची पीछे बैठे बूढ़े की बाहों से छूटकर एलिस की ओर दौड़ी। वह डोडो थी। एलिस को अपने पिता के गले में बाहें डाले देखकर डोडो हवा में घूमी और सीधे पिता के सिर पर सवार हो गई, दोनों अपने अपने मैदान पर। डोडो, मैंने कई बार कहा है, मुझे आंटी कहो।
एलिस ने दबे पांव चलकर डोडुओ के चेहरे को चूमा और उसने सुविधाजनक रूप से चेन रुई के चेहरे को चूमा। ये दृश्य देखकर सुवोर और तुमान दंग रह गए। राजकुमारी एलिस, जो आमतौर पर किसी से दोस्ती नहीं दिखाती, असल में एक ऐसे लड़के को पसंद करती है जिसकी बेटी हो। तुमान ने जल्दी से कहा, राजकुमारी एलिस, इस अज्ञात मूल के आदमी से मूर्ख मत बनो। चेन रुई ने फिर भी कुछ नहीं कहा। एलिस ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो, मुझे उससे बेवकूफ़ बनना पसंद है। तुम्हारे रंगीन पंखों वाले पक्षी में ऐसी क्या खासियत है? डोडो, उस प्याज ने चतुराई से जवाब दिया। वह तुरंत एक बिल्कुल वैसे ही रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी में बदल गया और एक मार्मिक गीत चहचहाया। दरअसल ये डेमन रियल्म कॉन्सर्ट का सबसे लोकप्रिय गीत कैसल इन द स्काई था, जिसका प्रसारण मैजिक टेलीविज़न पर अनगिनत बार किया गया था। ये हूबहू मूल गायिका हेलेन की आवाज़ थी। इतना ही नहीं, उसके गायन में ड्रैगन के हाव भाव की झलक भी थी, जिससे ड्रैगन वंश वाला तथाकथित रंगीन पंखों वाला पक्षी इतना डर गया कि कांपने लगा। कुछ ही पलों में वह इतना डर गया कि बेहोश होने से पहले ही अपना मलमूत्र भी नहीं रोक पाया। एलिस ने सुवर की ओर देखा, और तुम बेजोड़ सल्फाफायर क्रिस्टल मोती है ना? लाओ। सुवर ने जल्दी से सल्फाफायर क्रिस्टल के मोती पेश किए। एलिस ने हाथ हिलाया और लाल सल्फाफायर क्रिस्टल के मोती डोडुओ की ओर उड़े। डोडुओ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने को दूंगी। राजकुमारी ब्लैकहार्टेड ने आखिरी वाक्य में जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर दी। डोडुओ ने गंधक के अग्नि क्रिस्टल के मोतियों को पकड़ लिया और अग्नि तत्व की शक्ति को महसूस किया। एलिस ने जब ये सुना कि वह इसे खा सकती है, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और उसने अपने नन्हे हाथों से मोतियों से खेलना शुरू कर दिया। तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सुवर को अचंभित कर दिया। गंधक के अग्नि क्रिस्टल मोतियों की रोशनी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अग्नि के खजानों को मंद कर सकती हैं, उस छोटी बच्ची के हाथों में धीरे धीरे कम होती गई। अंततः वह पारदर्शी हो गई। इस तरह की नकली चीज़ को अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इस्तेमाल करना। मुझे लगता है तुम ही बेवकूफ़ बन गए हो। एलिस ने पूरी तरह से पारदर्शी सल्फाफायर क्रिस्टल के मोती फिर से सुवर की ओर फेंक दिए। सुवर को लगा कि उसने गलत देखा है। उसने आंखें पोंछीं और अविश्वास से देखा। क्या हुआ? सल्फर अग्नि क्रिस्टल के मोतियों की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। क्रूर हृदय वाली राजकुमारी रॉयल हाइनेस ने डोडुओ को मुट्ठी भर जेली बीन्स दी और जानबूझकर पूछा, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है डोडुओ? डोडुओ को कैसे पता चला कि क्या हो रहा है? उसने बस इतना कहा कि सल्फाफायर क्रिस्टल के मोती बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। बहन वाकई बहुत अच्छी है। यह आंटी है। इस बीच सुवर ने मोतियों की माला को देखा जो उसके हाथ में कचरे में बदल गई थी और तुमन चिड़िया का पिंजरा उठाए हुए था। दोनों नन्हे दोस्त कुछ देर के लिए हैरान रह गए। अध्याय 1112 आशा से भरी दुनिया। चेन रुई ने ये सब देखा और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि एलिस जानबूझकर उनके साथ मजाक कर रही है। उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। तभी बगल से एक आवाज़ आई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एलिस ने सिर घुमाकर देखा। बिना रूखेपन के उसने चेन रुई को कसकर पकड़े हुए अपना हाथ छोड़ दिया और अधेड़ उम्र के बड़ी दाढ़ी वाले आदमी डीन सियारो को झुककर प्रणाम किया। राजकुमारी एलिस। शाही कॉलेज के डिप्टी डीन ने एलिस की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र चेन रुई की गर्दन पर सवार छोटी बच्ची पर टिक गई और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। चाचा। जैसे ही तुमान ने समर्थक को आते देखा, वह तुरंत उत्साहित हो गया और चेन रुई की ओर इशारा किया, जल्दी से इस अज्ञात मूल के गधे को ले जाओ। थप्पड़। इससे पहले कि तुमान बोलना समाप्त कर पाता, सियारो ने बेरहमी से बाकी शब्दों को भी थप्पड़ मार दिया। सियारो ने चेन रुई को झुककर प्रणाम किया। राजकुमारी एलिस महोदय, मुझे माफ़ कर दो। ये सब इन दो बेकार लोगों की गलती है। कृपया मेरी इस बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दो। चेन रुई मुस्कुराई और बोली, बस एक छोटी सी बात है। एलिस, पहले चलो। एलिस ने सियारो को सिर हिलाया और चेन रुई का हाथ पकड़ लिया। भाई, आप शायद ही कभी कॉलेज आते हैं, मैं आपको चारों ओर दिखाऊंगी। ठीक है। एलिस को दूर से उस आदमी को ले जाते देख तुमान चिंता से भर गया। चाचा। वह आदमी और राजकुमारी एलिस। अज्ञानी कूड़ा। अगर राजकुमारी एलिस को वह सर सचमुच पसंद है, तो आप दोनों और उन बाकी लोगों को अपना भ्रम भूल जाना चाहिए। आप सबको कोई उम्मीद नहीं है। तुमान ने अनिच्छा से कहा, अब जब राजकुमारी एलिस की शादी नहीं हुई है, तो सबको उम्मीद है। और वह लड़का तो जाहिर है। चुप रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाए, तो तुम उसे भड़काने की कोशिश कर सकते हो, सर। सियारो ने अपने भतीजे को घूरा। पूरा परिवार खत्म हो गया। इस वाक्य के वजन से तुमान हक्का बक्का रह गया। वह आदमी कौन है? सुवर ने समझदारी से बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे याद है, वह बूढ़ा आदमी ओल्ड गॉस लगता है, महारानी के एक करीबी मंत्री। ओल्ड गॉस डार्क मून एस्टेट से महारानी के साथ हैं। क्या यह आदमी ओल्ड गॉस का भतीजा हो सकता है? फिर भी क्या बोल परिवार के सभी लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हैं? अभी भी राजकुमारी एलिस का पीछा करने की हिम्मत है?
अगर वह सिर्फ भतीजा होता तो क्या वह इतना सम्मान करता? काहिरा ने बेरुखी से डांटते हुए कहा, हालांकि मुझे यह नहीं पता साहब, लेकिन मुझे उस छोटी बच्ची का थोड़ा बहुत अंदाजा है जिसे वह गोद में लिए हुए है। छोटी बच्ची, तुमान और सुवर ने एक साथ कहा। शाही कॉलेज के डीन एक छोटी बच्ची से कैसे डर सकते हैं? उस छोटी बच्ची का मूल क्या है? क्या वह महारानी शिया की बेटी हो सकती है? क्या तुम खूनी साम्राज्य में आयोजित दानव क्षेत्र की मार्शल युद्ध प्रतियोगिता का फाइनल भूल गए? वह फाइनल पूरे दानव लोक में मशहूर था। महामहिम राजकुमार कंसोर्ट अगुइल और महारानी कैथरीन के बारे में कौन नहीं जानता था? तुमन को आखिरकार याद आया और उसकी आवाज़ अचानक लड़खड़ा गई, फिर वो छोटी लड़की। सुवर ने कठिनाई से उत्तर दिया, लगता है वह अभी उस व्यक्ति को डैडी कह रही है। दोनों को ये बात समझ में आ गई, वह रॉयल मैजेस्टी शिया की बेटी नहीं बल्कि किसी अन्य रॉयल मैजेस्टी की बेटी थी। इस छोटी लड़की का पिता उसकी मां से अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी है। वह आदमी जो दानव क्षेत्र में एक घरेलू नाम बन गया, क्या हमने वास्तव में उसे अभी उकसाया है? तुमन और सुवोर को जब इसका एहसास हुआ तो वे लगभग पेशाब करने लगे। सुवोर और तुमान दोनों ही मामूली से छोटे किरदार थे, इसलिए चेन रुई ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। उसने एलिस को अपने साथ ले जाने दिया और कैंपस में घूमता रहा, जिससे अनगिनत लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। हर कोई ये देखकर हैरान था कि राजकुमारी एलिस, जिसने हमेशा सभी पुरुषों को अस्वीकार किया था, ने बातचीत और हंसी मजाक करते हुए एक पुरुष का हाथ थामने की पहल की। अजीब बात यह थी कि वह पुरुष कोई सुंदर और आकर्षक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका रूप रंग बेहद साधारण था। यह अविश्वसनीय था कि एलिस के चेहरे पर अभूतपूर्व आनंद था। हालांकि शाही कॉलेज का निर्माण अभी ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था, शिया इस पहलू को बहुत महत्व देते थे। चाहे उसका क्षेत्रफल हो या सुविधाएं, वह मानव जगत के सबसे प्रसिद्ध स्टारलाइट कॉलेज से कमतर नहीं था, जो अपनी शैली से परिपूर्ण था। डोडुओ को भी इस अनोखी जगह में बहुत दिलचस्पी थी और उसने कई सवाल पूछे। चेन रुई अपनी बेटी को पहले से ही एक अच्छा सीखने का माहौल देना चाहता था, इसलिए उसने एक एक करके ध्यान से जवाब दिए। एलिस बीच बीच में कुछ शब्द बोलती रही। राजकुमारी लोली अपने लक्ष्य को दूसरी दिशा से हासिल करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने चेन रुई का हाथ छोड़ दिया और डोडुओ को गोद में लेकर घूमने लगी। हालांकि उसके फिगर की वजह से वे बहनों की जोड़ी ज्यादा लग रही थीं। बहन एलिस, ये कैसी पोशाक है? ये बाघ का सूट है। ये प्रदर्शन के लिए है। हाल ही में स्कूल में एक नाटक का मंचन हो रहा है और वे उसका अभ्यास कर रहे हैं। टाइगर सूट, कितना दिलचस्प है। मैं तुम्हारे लिए एक लाऊंगी। एलिस ने आंखें घुमाईं, लेकिन तुम्हें मुझे मम्मी कहना होगा। ठीक है बहन, लेकिन मम्मी तुमसे लंबी हैं और डोडुओ ने एलिस की अपेक्षाकृत बंजर छाती को संदेह से देखा। कैथरीन की तुलना में एक राजकुमारी को केवल एक हवाई अड्डा ही माना जा सकता था। एक राजकुमारी चुपके से फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें लगता है मैं यही चाहती हूँ? तो फिर मुझे आंटी कहो। ठीक है बहन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। छोटी लोली उन लड़कियों के पास पहुंची जो रिहर्सल कर रही थीं, और डोडुओ की प्यारी उपस्थिति ने उन लड़कियों को उन्हें घेर लिया। राजकुमारी एलिस, ये छोटी लड़की कौन है? प्यारी छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? ये एलिस की बैंगनी आंखें झपक गईं और उसने गर्व से कहा, यह मेरी बेटी है। इस वाक्य से हंगामा मच गया। राजकुमारी एलिस, जिसके पीछे कई लड़के पड़े थे, उसकी इतनी बड़ी बेटी कब हुई? इस समय डोडुओ के शब्दों ने उसकी पोल खोल दी। बहन एलिस, मुझे बाघ का सूट चाहिए। पता चला कि वह उसकी बहन है। सब लड़कियां हंस पड़ीं। उनमें से एक लड़की एक बाघ का सूट लेकर आए और डोडुओ को पहना दिया। ये सूट जादुई सामग्री से बना था जो अपने आप आकार के अनुसार ढल जाता था। वाह, कितना प्यारा सा बाघ है। डोडुओ को बाघ की पोशाक में देखकर लड़कियों की आंखों में छोटे छोटे तारे चमक उठे। बहन एलिस, आप बाघ क्यों नहीं हैं? एलिस ने जल्दी से बाघ का सूट पहना और गुर्राए। उसने डोडुओ का हाथ पकड़ा और आसपास खड़ी लड़कियों से उत्सुकता से पूछा, क्या हम बाघिन माँ और बेटी जैसी दिखती हैं? ये बाघ बहनें हैं। हा, कितना प्यारा। लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। आंखें तो नहीं दिख रही हैं। एलिस ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया। वह अपनी छोटी सी पूंछ खींचकर डोडुओ के साथ मंच से चली गई। डोडुओ, तुम चुपके से मुझे मम्मी कहो और मैं तुम्हें कॉलेज का स्पेशल खट्टा जूस पिलाऊंगी, ठीक है? ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बहन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दो प्यारे बड़े और छोटे बाघों को देखकर चेन रुई दिल खोलकर मुस्कुराया। पीछे से बूढ़े गॉस ने कहा, देखा जा सकता है कि राजकुमारी एलिस बहुत खुश हैं। मैंने उन्हें बहुत दिनों से इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। वास्तव में महारानी को समझना चाहिए कि छोटी राजकुमारी आपके बारे में क्या सोचती है। राजकुमारी राजसी, खैर महारानी की राय भी बहुत स्पष्ट है। हालांकि शिया को राजगद्दी पर बैठे हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी जो शिया को देखते हुए बड़ा हुआ था, अब भी महारानी को राजकुमारी राजसी ही कहता था।
इस शीर्षक ने भी चेनरूई को पुरानी यादों में खो दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं डार्क शैडो साम्राज्य और खूनी साम्राज्य की 2 महारानी के साथ एक बड़ी शादी करने जा रहा हूँ। बूढ़े गॉस ने सिर हिलाया। छोटी राजकुमारी दरअसल ये खबर जानने वाले पहले लोगों में से एक थीं। जब दूत ने ये खबर दी तब वह महारानी के पास ही थीं। उस समय छोटी राजकुमारी जरूर उदास रही होंगी, लेकिन अब भी वह बहुत खुश हैं। ऐसी खुशी बनावटी नहीं होती। क्या महाराज जानते हैं कि ऐसा क्यों है? चेनरूई के जवाब देने से पहले ही बूढ़े गॉस ने खुद ही जवाब दे दिया था, भरोसा। यह आत्मविश्वास नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा है। चेनरूई ने मध्यम आकार के बाघ को देखा जो तेजी से चल रहा था, और वह कुछ देर के लिए चुप रहा। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी जन्म के तुरंत बाद बीमारी के कारण मर गई। मेरा बेटा मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी के साथ एक अभियान पर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैंने राजकुमारी रॉयल और छोटी राजकुमारी को बढ़ते देखा। माफ करना, मेरे दिल में वे मेरी बेटियों जैसी हैं। बूढ़े गॉस की आंखों में एक दयालु भाव था। चेनरूई ने सिर हिलाया। वह शिया के प्रति बूढ़े लिच की वफादारी को अच्छी तरह जानता था। उस समय के सबसे कठिन समय में भी उसने शिया का साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ वफादारी ही नहीं, बल्कि एक अलग तरह का प्यार। महाराज, पूरे सम्मान के साथ, जहां तक मुझे पता है आपकी कई स्त्रियां हैं, जिनमें 3 राजसी महारानी भी शामिल हैं। हर एक अद्वितीय उत्कृष्टता की धनी है। लेकिन चाहे मानव जगत हो या दानव लोक, आपकी स्त्रियों की संख्या रखेलों वाले कुलीन परिवारों की तुलना में दयनीय रूप से कम ही मानी जा सकती है। राजसी राजकुमारी महामहिम ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और उन्होंने महामहिम ग्रिम के दबाव में खुद को पूरी तरह से बदल लिया। हालांकि अब वह बहुत खुश हैं, न केवल इसलिए कि उन्होंने महामहिम ग्रिम की अंतिम इच्छा पूरी की है और साम्राज्य पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया है, बल्कि इसलिए भी कि वह आपके साथ हैं। ये कहा जा सकता है कि डार्क मून में आपसे मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे भाग्यशाली मोड़ था। जहां तक राजसी राजकुमारी की बात है, मुझे पता है कि आपकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन फिर भी कृपया छोटी राजकुमारी को भी खुशियां दें। इतना कहकर बूढ़े गॉस ने झुककर प्रणाम किया। महामहिम, एक बूढ़े आदमी की इतनी देर तक बकबक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। वैसे मैं महामहिम से यह कहने के योग्य नहीं हूं, लेकिन आप गलत हैं। एक एल्डर होने के नाते जो शिया और एलिस से प्यार करता है, आप पूरी तरह से योग्य हैं। चेनरूई ने उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित किया। मैं अपने प्रियजनों को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, निराश नहीं होने दूंगा, जिनमें एलिस भी शामिल है। बूढ़े गॉस ने अंतर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने चेनरूई का आखिरी वाक्य सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद महाराज। शिया और एलिस के रिश्तेदार होने के नाते आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। चलो, और कुछ नहीं। तुमने मेरी जान बचाई। बूढ़े गॉस मुस्कुराए। पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त बदलाव आए हैं। शाही कॉलेज को ही लीजिए। हालांकि इसकी स्थापना अभी ज्यादा समय पहले नहीं हुई है, लेकिन इसने महारानी का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ समय पहले 3 साम्राज्यों की कॉलेज एक्सचेंज प्रतियोगिता में हमने 3 चैंपियनशिप भी जीती थीं। हर विभाग से उत्कृष्ट प्रतिभाएं उभरी थीं। कॉलेज का रुतबा और महत्व भी बढ़ रहा है। ये साम्राज्य के प्रतिभा भंडार और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। तीनों साम्राज्यों के शाही महाविद्यालय की स्थापना के बाद हर साल इसी तरह की विनिमय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। न केवल पुरस्कार आकर्षक होते थे, बल्कि विजेताओं पर साम्राज्य के उच्च वर्ग का भी ध्यान होता था, इसलिए उनकी संभावनाएं असीम थीं। मानव जगत के सुप्रसिद्ध महाविद्यालयों की तुलना में दानव लोक के तीनों राजसी महाविद्यालयों की सुविधाएं और उनका स्तर कम नहीं था, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के मामले में उनमें अभी भी बहुत अंतर था। फिर भी समय के साथ अंततः उनकी उपस्थिति एक अविभाज्य हो गई। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह एक सपने जैसा लगता है। जब मैं उस जीर्ण शीर्ण डार्क मून एस्टेट में संघर्ष कर रहा था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह ऐसा होगा। यह कोई चापलूसी या अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे कहना होगा कि डार्क मून, फॉलन एंजल एम्पायर और पूरे दानव क्षेत्र की वर्तमान उपलब्धि आपके महामहिम की बदौलत है। महामहिम की असाधारण क्षमता आपकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति से किसी भी तरह कम नहीं है। शायद उससे भी ज्यादा। आप दानव क्षेत्र के नंबर 1 होने के योग्य हैं। चेनरूई ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा योगदान नहीं है। मेरे बिना भी देर सवेर ये स्वाभाविक रूप से इस मुकाम तक पहुंच ही जाएगा। और अभी ये काफ़ी नहीं है। भविष्य में आने वाली संभावित कठिनाइयों से लड़ने के लिए ये उपाय वास्तव में पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि काफ़ी नहीं हैं। हालांकि तीनों मुख्य वेदियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रसातल का संकट पूरी तरह से हल हो गया है। इसे केवल विलंबित ही कहा जा सकता है। रसातल के तीनों शासकों के अवतारों ने नष्ट होने से पहले इतना आत्मविश्वास दिखाया मानो अब बस कुछ ही समय की बात है कि वे इस दुनिया में अवतरित होंगे। ये समय ज्यादा लंबा नहीं होगा। चाहे मैं झांसा दूं या नहीं, मुझे अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए।
इस बात की परवाह किए बिना कि रसातल आने पर मैं अभी भी मौजूद हूं या नहीं, ये निश्चित है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना होगा, सेना को मजबूत होना होगा और जादू के खेल को अधिक लोगों को मजबूत बनाना होगा और रसातल दुश्मनों की विशेषता के लिए अधिक अनुकूल बनाना होगा। काफ़ी नहीं, इन 2 शब्दों ने ओल्ड गॉस को बहुत हैरान कर दिया। डार्क मून के आधार पर उन्होंने एक ही झटके में ओब्सीडियन को उखाड़ फेंका, शिया को सिंहासन पर बिठाया और फॉलन एंजल साम्राज्य की सेना और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व तेजी से विकास के दौर में पहुंचाया। तीनों साम्राज्यों का गठबंधन, दानव क्षेत्र का एकीकरण और सच्ची शांति की शुरुआत। ये अभूतपूर्व महान उपलब्धियां हैं। क्या ये अभी भी पर्याप्त नहीं हैं? चेन रुई ने कुछ नहीं बताया। वह बस आसमान में 2 सफ़ेद चांद देखता रहा। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, इन 2 चांदों का सामना करते हुए उसका मन अतुलनीय अकेलेपन, निराशा और भय से भरा था और उसने जो कुछ भी देखा था उसे कोसा भी था। लेकिन अब चांद में प्रतिबिंबित मुस्कुराते चेहरों ने उसे आशा का एहसास दिलाया। इन लोगों की वजह से पूरी दुनिया आशा से भरी हुई थी। पापा, ये खट्टा जूस बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी आओ। स्वर्गीय आवाज़, बिल्कुल एक देवदूत की तरह। इस दुनिया की तथाकथित परी नहीं, बल्कि मेरे दिल की सबसे खूबसूरत और पवित्र परी। चेन रुई मुस्कुराया, बूढ़े गॉस को सूचित किया और आगे बढ़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रसातल द्वारा दुनिया को नष्ट करने का उद्देश्य क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने जीवन काल में वास्तविक रसातल का सामना करूंगा या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में मेरे कितने दुश्मन हैं, या यहाँ तक कि भगवान भी। इस आवाज़ की रक्षा के लिए, सभी आशाओं की रक्षा के लिए, मैं लड़ने के लिए सब कुछ जला दूंगा। अध्याय 1113, बड़ी शादी। इस दिन हर कोई एक भव्य आयोजन के बारे में चर्चा कर रहा था। शादी। दरअसल इस शादी की योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी। दानव साम्राज्य भी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तीनों साम्राज्यों के विभिन्न माध्यमों में इसकी घोषणा हो चुकी थी और ये दानव साम्राज्य का सबसे चर्चित विषय बन गया था। फॉलन एंजल साम्राज्य के राजकुमार कंसोर्ट अगुइले की डार्क शैडो साम्राज्य की महारानी कैथरीन और खूनी साम्राज्य की टिफनी से शादी। मानव जगत के राज्यों और साम्राज्यों के विपरीत दानव लोक में कुल मिलाकर केवल 3 साम्राज्य थे और ये 3 महारानियां सर्वोच्च शासक का प्रतीक थीं। दानव लोक में शक्ति और क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाता था, जो मानव जगत की पितृसत्तात्मक प्राथमिकताओं से भिन्न था। इतिहास में अनेक महारानियां थीं, लेकिन ये पहली बार था कि सभी साम्राज्यों पर महिलाओं का शासन था। सामान्यतः किसी महारानी का राजकुमार पत्नी एक प्रतीकात्मक पद मात्र होता था, जो एक जागीरदार के बराबर होता था। एक पुरुष शासक की तरह एक महारानी का भी एक विशाल हरम हो सकता था। हालांकि आज दानव लोक में तीनों महारानी का केवल एक ही राजकुमार पत्नी था, एक ही पुरुष। एक राजकुमार पत्नी के रूप में अगुइले की उपलब्धियों को केवल अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। हालांकि सभी जानते थे कि अगुइले की उपलब्धि सिर्फ भाग्य नहीं थी, बल्कि प्रतिभा और ताकत थी। खूनी साम्राज्य में आयोजित दानव क्षेत्र की युद्ध प्रतियोगिता के फाइनल में डार्क शैडो साम्राज्य की महारानी कैथरीन ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। अगुइले की पतित देवदूत साम्राज्य के तेज आर्थिक और सैन्य विकास का आधार था। दानव क्षेत्र को हिला देने वाले पतित देवदूत साम्राज्य की सैन्य परेड में जो शक्तिशाली प्राचीन सेना प्रकट हुई, वह उसकी अधीनस्थ थी। आर्थिक युद्ध में भी उसकी अद्भुत रणनीति थी। बैंक की आर्थिक उथल-पुथल ने बिना एक भी गोली चलाए खूनी साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य को लगभग नष्ट कर दिया। ये कहा जा सकता है कि यह राजकुमार, जो महान शिया का जागीरदार प्रतीत होता था, वही राजा था जिसने वास्तव में दानव क्षेत्र के भाग्य को नियंत्रित किया था। वह डार्क शैडो साम्राज्य और खूनी साम्राज्य को खत्म करने और दानव क्षेत्र को एकजुट करने में पूरी तरह सक्षम था। दानव क्षेत्र की मार्शल युद्ध प्रतियोगिता में अगुइल ने भी अपनी व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन किया। मूल शीर्ष शक्ति खूनी साम्राज्य के स्वामी रायजेन क्वार्टर फाइनल में भयानक लालारिया द्वारा अप्रत्याशित रूप से पराजित हो गए। फिर अगुइल ने लालारिया को हरा दिया और फाइनल में कैथरीन से भिड़ गए। उस फाइनल में कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई से कहीं अधिक यादगार थी। अगुइले ने कैथरीन के लिए युद्ध और महत्वाकांक्षाएं त्याग दी और कैथरीन ने आखिरकार अगुइले के सामने अपने दिल की बात कह दी। पता चला कि दोनों की बहुत पहले एक बेटी भी थी। परिवार के पुनर्मिलन का वह मार्मिक दृश्य आज भी अविस्मरणीय है। ये दानव क्षेत्र में शांति स्थापित करने का सूत्र बन गया। तीनों साम्राज्यों ने काफी विचार विमर्श के बाद एक संघ गठबंधन बनाया। कुछ समय पहले महान रायजेन ने अपनी बेटी टिफनी को अपना पद सौंप दिया और उन्होंने टिफनी और अगुइले के विवाह की घोषणा की। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक राजनीतिक विवाह था। लोगों को विवाह की नहीं, बल्कि विवाह के दूरगामी महत्व की अधिक चिंता थी। इसका अर्थ था कि तीनों साम्राज्य गठबंधन में मूल समान संबंधों पर लौट आए थे और गठबंधन अधिक स्थिर होगा। यह एक अन्य अर्थ में एकता थी, ये सच्ची शांति की शुरुआत भी थी।
टिफ़नी ने महारानी बनने के लिए रायज़ेन के प्रस्ताव को स्वीकार करते ही अपनी रक्त और लौह नीति का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने बिजली की गति से अपने विरोधियों का सफाया कर दिया, रायज़ेन के कई पुराने अधिकारियों को पदच्युत कर दिया और आज्ञाकारी अधिकारियों के एक समूह का समर्थन किया। वह अपनी नई ताकतों के साथ सत्ता में आए और फॉलन एंजल साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य के नक्शे कदम पर चलते हुए कई सुधार लागू किए, खासकर शाही कॉलेज के विकास और आर्थिक विकास पर। इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे और जनता ने उसे खूब सराहा। यहाँ स्वाभाविक रूप से रायज़ेन की योजना और समर्थन था। टिफ़नी को गद्दी पर बिठाने का फैसला करने से बहुत पहले रायज़ेन ने जानबूझकर कई रिक्त स्थान छोड़े थे। अब गद्दी संभालने के बाद टिफ़नी ने उन्हें एक एक करके भर दिया, जिससे वह काबिल नजर आने लगी। इससे नई महारानी की प्रतिभा का प्रदर्शन हो सका। चेन रुई को खुफिया विभाग से यह पता चला और उसने चुपके से सिर हिला दिया। रायज़ेन का तरीका पिछले जन्म के तांग राजवंश जैसा था। ली शिमिन ने अपनी मृत्यु से पहले प्रसिद्ध अधिकारी ली जी को जानबूझकर दूसरी जगह पदावनत कर दिया था। ली जेड के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने ली जी को फिर से नियुक्त किया, जिससे वह बहुत आभारी हुए। वास्तव में वह सत्ता द्वारा खेले जाने वाले शतरंज के मोहरे के बराबर था। टिफ़नी का सिंहासनारोहण शिया की तुलना में बहुत आसान था। चाहे वह आर्थिक सुधार हो या कार्मिक सुधार, जिसमें असंतुष्टों का सफाया भी शामिल हो, इसके पीछे रायज़ेन नाम का एक महान देवता था। भले ही कोई लहरें हों, कोई तूफान नहीं होगा। जल्द ही उसकी प्रमुख स्थिति मूल रूप से मजबूत हो जाएगी। इस बार पूरे दानव साम्राज्य का केंद्र बिंदु एक भव्य विवाह समारोह था। ये 3 साम्राज्यों को जोड़ने वाले फ्रॉस्टलैंड शहर में 2 महारानियों के साथ आयोजित किया गया था। फ्रॉस्टलैंड शहर मूल रूप से एक सुदूर सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र था, यह कोई छोटा मोटा कस्बा भी नहीं था। युद्ध प्रतियोगिता के बाद तीनों साम्राज्यों ने सहयोग की अपनी मंशा को एक कर लिया और मिलकर वहां एक शहर बनाने का रास्ता तैयार किया, जो तीनों साम्राज्यों के बीच साझा था। ये तीनों साम्राज्यों की शाश्वत शांति का प्रतीक था। आज इस शहर के तेजी से विकास के साथ यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया है। यहाँ 2 महारानियों का विवाह संपन्न होना एक विशेष अर्थ रखता है। दानव लोक के लगभग सभी प्रसिद्ध लोग फ्रॉस्टलैंड शहर में एकत्रित हुए। पतित देवदूत साम्राज्य की महारानी शिया, जिनका विवाह अगुइल से हुआ था, दोनों महारानियों की साक्षी बनी। रिश्तेदारों और दोस्तों का समूह स्वाभाविक रूप से उपस्थित था। उनमें से सबसे ज्यादा नाराज ऑगलस था। दामाद ने वास्तव में अन्य महिलाओं के साथ एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया था, जिससे दानव लोक और मेरी दोनों बेटियां हैरान रह गईं। लेकिन अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक बहुत उत्साहित थी, क्योंकि शादी में भरपूर मुफ्त भोजन था। दूसरी दूल्हे की तुलना में दुल्हन में अधिक रुचि रखती थी। सर ड्रैगन सम्राट केवल रो सकते थे। सौभाग्य से उनके बगल में एक प्यारी डार्लिंग डोडुओ थी, जो दादाजी ऑगलस कह रही थी। इससे ऑगलस को बहुत अच्छा लगा। ड्रैगन सम्राट को विशेष रूप से यह छोटी लड़की पसंद थी। डार्क मून से फ्रॉस्टलैंड सिटी तक वह हर समय डोडुओ को अपने साथ ले जाता था और वह उसे कई छोटे उपहार भी देता था। ड्रैगन सम्राट द्वारा निकाले जा सकने वाले सभी खजाने असाधारण मूल्य के थे, जिससे एक निश्चित कीचड़ को जलन होती थी। ऐसा नहीं है कि कीचड़ ने छोटे चरित्र की बुद्धि का उपयोग नहीं किया था, लेकिन दुर्भाग्य से डोडुओ छोटा मालिक जिसे उसने बदल दिया था, रॉयल मैजेस्टी ड्रैगन सम्राट की छद्म देवता की दृष्टि से छिप नहीं सका। एथेना और किया में शुरू में थोड़ी नाराजगी थी। जोला और इसाबेला ने मानव दुनिया की ड्रैगन वैली में एक शादी की। शिया का विवाह पतित देवदूत साम्राज्य में हुआ। अब कैथरीन और बाद में टिफ़नी का विवाह दानव क्षेत्र में हुआ। एथेना और किया, जिन्हें वह पहले से जानता था, उनकी शादी में बाधा आई। हालांकि दोनों महिलाओं का ये छोटा सा असंतोष तुरंत गायब हो गया, क्योंकि इस भव्य शादी से पहले चेन रुई ने ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में सितारों के शहर में दोनों महिलाओं के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। शिया और जनरल जॉर्ज ने शादी की अध्यक्षता की। शादी में कैथरीन और टिफ़नी भी शामिल होने आई और जनरल जॉर्ज ने किया को अपनी बेटी के रूप में मान्यता दी। उन विशाल कीमिया जीवों से बनी यह औपचारिक टीम किसी भी तरह से किसी साम्राज्य से कम नहीं थी। दोनों महारानियों का विवाह समारोह स्वाभाविक रूप से अभूतपूर्व और भव्य था। इस प्रकार का विवाह सर्वोच्च स्तर और श्रेणी का था। पूरा समारोह लंबा नहीं चला और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण दानव लोक में किया गया। पिछली तैयारी का काम बेहद जटिल था और समय भी आधिकारिक समारोह से कई गुना ज्यादा था। स्पॉटलाइट की रोशनी में फॉलन एंजल एम्पायर की महारानी शिया की शादी की रस्म आखिरकार पूरी हो गई। चेन रुई जादुई टेलीविजन पर खूनी साम्राज्य और डार्क शैडो एम्पायर की 2 महारानियों का हाथ थामे दिखाई दिए। जब उन्होंने महल के नीचे मौजूद सभी लोगों को इशारा किया, चाहे वे लाइव दर्शक हों या टेलीविजन मशीन के सामने खड़े लोग, सभी तालियां बजा रहे थे। लोगों ने दानव लोक के इतिहास में एक चमत्कार देखा। एक राजकुमार और 3 महारानियां। उन्होंने एक लंबे और स्थिर शांति काल के आगमन को भी देखा। समारोह के बाद पूरे शहर में एक बड़ा भोज और एक भव्य बॉल पार्टी का आयोजन किया गया।
सभी लोगों को उपहार दिए गए और लोग उत्सव की तरह खुशी से झूम उठे। फोह, मैं आखिरकार थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। चेन रूई ने अपनी जैकेट उतार फेंकी और सीधे सोफे पर लेट गया, अपने हाथ पैर फैलाकर। अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए, रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट। आपको थोड़ी देर में एक सार्वजनिक भाषण देना है। कैथरीन मुस्कुराए और टिफ़नी की तरफ देखा, लेकिन आज का दिन वाकई थोड़ा थका देने वाला है। चलिए, जब तक समय है आराम कर लेते हैं, महारानी टिफ़नी। ठीक है। टिफ़नी का चेहरा थोड़ा उदासीन लग रहा था। वह कैथरीन के साथ चेन रूई के सामने बैठी थी और उसकी हरकतें बहुत सधी हुई थीं। बस थोड़ा थका हुआ है। चेन रूई ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, लगता है तुम्हारी युद्ध शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। अरे टिफ़नी, संकोच मत करो, आराम करो, हम यहाँ सिर्फ 3 ही हैं। समझ गया महाराज। टिफ़नी ने सिर हिलाया, वह अभी भी तनाव में थी। चेन रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कैथरीन धीरे से उठी, मैं अगले कमरे में जाकर अपना मेकअप ठीक करूंगी। इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे तक? ऐसा मत सोचिए कि औरतें परेशान करने वाली होती हैं, रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट। आपको अनुभवी समझा जाना चाहिए। कैथरीन ने चेन रूई को आंख मारी, महामहिम टिफ़नी, अभी के लिए मुझे माफ़ कीजिए। महारानी कैथरीन, कृपया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इस निजी अवसर पर मुझे कैथरीन या सिस्टर कैथरीन कहिए। कैथरीन हल्की सी मुस्कुराई, टिफ़नी। ठीक है, सिस्टर कैथरीन। चेन रूई सुन सकता था कि टिफ़नी की आवाज़ अभी भी सख्त थी। वह साफ तौर पर बहुत घबराई हुई थी। वह और कैथरीन एक बुजुर्ग दंपत्ति थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि बच्चे की मां के मेकअप टचअप का मकसद उसके और टिफ़नी के लिए माहौल को सहज बनाने के लिए जगह बनाना था। जब कैथरीन ने दरवाज़ा बंद किया तो चेन रूई ने कहा, टिफ़नी। खैर, असल में मैं उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वह कोई विषय नहीं ढूंढ पाया और असहजता जारी रही। ठीक है। चेन रूई खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया। टिफ़नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मेरे पीछे आओ। इस वाक्य से टिफ़नी थोड़ी सिहर उठी। रहस्यमयी भूमि और पवित्र प्रकाश पर्वत पर भी यही वाक्य था। इससे उसे जीवन में पुनः आशा मिली। ध्यान भटकने के दौरान उसका हाथ अनायास ही गर्मजोशी से आगे बढ़ गया था, पहले की तरह ही गर्म। यह उदासीन व्यक्तित्व भी उस विशेष अनुभूति को अलग नहीं कर सका। पहले अपनी रस्मी पोशाक उतारो, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। कपड़े उतारना, आधा घंटा। टिफ़नी को लगा कि उसका चेहरा एकदम से गर्म हो गया है और उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। उसने सोफे की तरफ देखा, मतलब यहाँ? क्या समारोह अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है? लोकेशन सही नहीं है। इसे अंत के बाद महल के विशेष शयन कक्ष में होना चाहिए। हाँ। चेन रूई को अचानक इसका एहसास हुआ जब उसने देखा कि टिफ़नी का सिर इतना लाल हो गया है कि उसमें से धुआं निकलने वाला है, और उसने उसके सिर पर थपथपाया, मेरा मतलब है, चलो कपड़े बदलें और चुपके से बाहर निकलें। तभी टिफ़नी को एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी जताई थी। वह और भी शर्मा गई, फिर चौंकी, चुपके से निकल जाओ। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अध्याय 1114, अचानक परिवर्तन। अभी अभी अंधकार में हुए आकाश में दोनों चंद्रमाओं से हल्की बैंगनी रोशनी फैल रही थी। फ्रॉस्टलैंड सिटी में हर जगह गायन और नृत्य का उत्सव चल रहा था। सभी बड़े शराबखानों और रेस्टोरेंट में विशेष छूट और यहाँ तक कि मुफ्त शराब भी शुरू हो गई थी। सिर्फ गार्ड ही शांत थे। सामान्य से 10 गुना ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात था। आज जैसे खास दिन पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। सड़क पर एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। आदमी साधारण लग रहा था और औरत ने एक लबादा और घूंघट ओढ़ा हुआ था, बिल्कुल डार्क शैडो साम्राज्य की औरतों जैसा। आदमी और औरत के रूप रंग ने किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। सब लोग आनंद ले रहे थे। ये बस एक साधारण सा भेष था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महल में राजकुमार कंसोर्ट, अगुइल और खूनी साम्राज्य की शाही महारानी ऐसे समय में ऐसी जगह पर होंगे। यद्यपि हाथ पकड़े हुए थे, फिर भी हमेशा दूरी का एहसास होता था, और ये दूरी का एहसास उन दोनों द्वारा महसूस किया जा सकता था। मुझे माफ़ करना, टिफ़नी। आप क्यों कहते हो कि मैं इतने लंबे समय के बाद पहली बार आपके साथ खरीदारी करने जा रही हूँ? वास्तव में मुझे जिस बात का दुख है वह है। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया, ये राजनीतिक विवाह। टिफ़नी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। दोनों आगे बढ़ते रहे जब तक कि टिफ़नी अचानक सड़क पर एक शराबखाने के दरवाजे पर रुक नहीं गई। आप एक अच्छे इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेन रूई ने अपने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि पहले उनका कोई भावनात्मक आधार नहीं था, अब जब शादी हो चुकी थी, टिफ़नी उनकी आधिकारिक पत्नी थी। फिर भी उसने वास्तव में एक अच्छे इंसान का कार्ड भेजा था। चेन रूई ने अपना सिर खुजलाया, मेरे गृहनगर में जब लड़कियां लड़कों से ऐसा कहती हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम केवल साधारण दोस्त ही हो सकते हैं। टिफ़नी के मुंह के कोने घूंघट के पीछे खिसक गए।
उसका कुछ तनाव भरा चेहरा मानो अब थोड़ा शांत हो गया था जब उसने सिर हिलाकर कहा, तुम एक अच्छी इंसान हो। ठीक है, चेन रूई ने आह भरी, मैं मानता हूँ। आपने कहा था, टिफ़नी ने ऊपर देखा, कि आप उस व्यक्ति के निर्देश के बिना भी पवित्र प्रकाश पर्वत पर ऐसा करेंगे। चेन रूई जानता था कि वह व्यक्ति रायजेन की ओर इशारा कर रहा है, और उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी कहा था कि मैं ये तथाकथित न्याय के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बस वही करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं समझ गई। टिफ़नी ने चेहरे पर शर्म के भाव लिए उसकी आंखों में देखा। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, एन, चूंकि यह एक अपरिहार्य राजनीतिक विवाह है। टिफ़नी ने गहरी सांस ली और साहस जुटाते हुए कहा, अगर दूसरी पार्टी आप हैं तो यह अस्वीकार्य नहीं है। ये वाक्य बिल्कुल सीधा था। चेन रूई दंग रह गया। उसने देखा कि टिफ़नी की आंखें इतनी दृढ़ थी मानो उसने कोई मन बना लिया हो। उस नज़र से चेन रूई को अपने मन में एक वाक्य दिखाई दिया, जो कुछ भी मुझे मार नहीं सकता वह मुझे और अधिक शक्तिशाली बना देगा। जो भी पीड़ा और दुख आप अभी झेल रहे हैं वह भविष्य में आपकी सबसे मजबूत ताकत बन जाएगा। उन्होंने टिफ़नी से यह वाक्य कहा, लेकिन इस मामले में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा सा लगता है। इस तरह का दृढ़ निश्चय 1 मिनट से भी कम समय में गायब हो गया। टिफ़नी थोड़ा कांप उठी। उसकी आंखें कोमल और शर्मीली हो गईं, जबकि उसके गाल आग की तरह लाल हो गए। भले ही उसने घूंघट ओढ़ा हो, वह उसे महसूस कर सकता था। वो चेन रूई, मैं कोई और। चेन रूई ने टिफ़नी के स्वभाव में बदलाव महसूस किया, जो साफ तौर पर एक ठंडे व्यक्तित्व से एक कोमल व्यक्तित्व में बदल गया था। खैर, दरअसल उस व्यक्तित्व की लड़ाकू शक्ति बस इतनी ही है। कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझती हूँ। चेन रूई ने उससे हाथ मिलाया। हालांकि क्रम थोड़ा उल्टा है, पहले शादी करो फिर प्यार करो। खैर, चलो एक दूसरे को एक मौका देने की कोशिश करते हैं। एन, टिफ़नी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और थोड़ा सा आगे आ गई, जिससे निस्संदेह उन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, न केवल सतह पर। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोमल व्यक्तित्व किसी पहलू में अन्य की अपेक्षा अधिक साहसी था। टिफ़नी की वर्तमान शक्ति दानव अधिपति के चरम चरण में थी। शुरुआत में, क्योंकि पवित्र महिला यूडोरा ने एलिजा की प्रतिभा का उपयोग करके उसकी शक्ति का कुछ हिस्सा छीन लिया था, टिफ़नी की शक्ति कम हो गई थी। चेन रूई ने उसे खूनी साम्राज्य में वापस भेजने से पहले एक सितारा वृद्धि की शक्ति दी। टिफ़नी मूल रूप से शैतान की प्रशिक्षु थी। शैतान उसे एक कुंजी बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था जो रहस्यमय जगह को खोल सके। इस कुंजी को शक्ति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना आवश्यक था, इसलिए उसने उसे कुछ वास्तविक कौशल भी सिखाए। अब एक सितारा वृद्धि के प्रभाव में वह नींव का पुनर्निर्माण कर रही थी और उसकी शक्ति जल्दी ही मूल स्तर पर लौट आए। हालांकि टिफ़नी की अधिकांश ऊर्जा राज्य के मामलों पर केंद्रित थी और प्रशिक्षण का समय अपेक्षाकृत कम था। अन्यथा, एक सितारा वृद्धि की शक्तिशाली विशेषता के साथ उसकी मूल नींव के साथ ये संभावना थी कि वह राज्य स्तर तक पहुंच जाएगी। बगल में शोर बढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन लोगों के बीच कुछ विरोधाभास है। चूंकि शराबखाने में बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए दुकान के बाहर कई मेज़ें लगा दी गईं। सबसे बाहरी मेज़ पर 2 समूहों के लोग झगड़ने लगे। सब जानते हैं कि महारानी कैथरीन दानवलोक की सर्वोच्च सुंदरी हैं। बेशक, महारानी कैथरीन उससे भी ज्यादा सुंदर हैं। जो जोर से बोल रहा था वह एक सुंदर पुरुष था और उसके बगल में घूंघट ओढ़े 2 सुंदरियां खड़ी थीं। वे शायद डार्क शैडो साम्राज्य की निवासी होंगी। मैं महारानी कैथरीन की सुंदरता को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारी शाही महारानी टिफ़नी भी कम नहीं है। बहस करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से खूनी साम्राज्य से था। महारानी टिफ़नी में न केवल सुंदरता है, बल्कि उनमें योग्यता और बुद्धि भी है। थोड़े समय में ही खूनी साम्राज्य की स्थिति स्थिर हो गई है। साम्राज्य ने तीव्र गति से विकास पथ पर कदम रखा है, जो बाकी दोनों साम्राज्यों से कमतर नहीं है। खूनी साम्राज्य के सभी लोगों के दिलों में वह सर्वोच्च सुंदरी हैं। महारानी कैथरीन तो एक महान संत हैं। बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कैथरीन का समर्थन करना शुरू कर दिया। महारानी टिफ़नी, महारानी कैथरीन, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तभी चेन रूई को पता चला कि आज दोनों दुल्हनों में सबसे खूबसूरत कौन है, इस पर बहस हो रही थी। हालांकि यह थोड़ा उबाऊ था, लेकिन आम जनता के लिए यह वाकई एक ऐसा विषय था जिस पर रात के खाने के बाद खासकर आज चर्चा की जा सकती थी। हालांकि दोनों तरफ के फैन क्लबों में जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने दोनों महारानियों को जरा भी नीचा नहीं दिखाया। कैथरीन तो लंबे समय से मशहूर थी, इसलिए फैन क्लब का पलड़ा भारी था। टिफ़नी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दूसरों से यह टिप्पणी सुनी कि उसकी शक्ल कैथरीन से मिलती जुलती है। चेन रूई किनारे से उत्सुकता से देख रहा था, तभी डार्क शैडो एम्पायर का आदमी शराब की बोतल लेकर उसके पास आया और उसे एक गिलास शराब दी। उसने कहा, भाई, डार्क शैडो एम्पायर की महारानी कैथरीन सबसे खूबसूरत हैं, क्या तुम सहमत नहीं हो? इस आदमी ने देखा कि चेन रूई की औरत की पोशाक डार्क शैडो साम्राज्य की किसी महिला जैसी लग रही थी,
इसलिए वह वहां आकर निर्णायक जीत के लिए अतिरिक्त सैनिक जुटाना चाहता था। हालांकि इनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि डार्क शैडो साम्राज्य की लग रही वह महिला असल में खूनी साम्राज्य की शासक थी। चेन रूई पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। उसने शराब का गिलास उठाया और उसे पी लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल दोनों महान महारानियों की अपनी अपनी खूबसूरती है, इसलिए उनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे दिल में महारानी टिफ़नी और महारानी कैथरीन दोनों ही अनोखी हैं। रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट के शब्दों को स्वाभाविक रूप से महारानी टिफ़नी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मधुशाला के प्रशंसक क्लब ने इसे स्वीकार नहीं किया। चे दोमुहा, मुझे पता है, यह आदमी फॉलन एंजल एम्पायर से है। यह जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टिफ़नी ने डरते हुए कहा। दरअसल मुझे लगता है कि महारानी कैथरीन अधिक सुंदर हैं। टिफ़नी के दिल में, कम से कम इस व्यक्तित्व के दिल में, उसकी तुलना वास्तव में उस बहन से नहीं की जा सकती थी जो आत्मविश्वास और ज्ञान से भरी थी। इस आदमी की औरत ज़्यादा सीधी है, जैसा कि हमारे डार्क शैडो साम्राज्य की सुंदरता से उम्मीद की जाती है। अगर यह आदमी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करता है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। ये सही है, हाँ, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चेन रूई जानता था कि ये सब नेकनियति से की गई आवाज़ें थीं, इसलिए उसने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने जानबूझकर पूछा, आप लोग सिर्फ सुंदरता की बात करते हैं, लेकिन क्या किसी को लगता है कि रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट वास्तव में काफ़ी सुंदर हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, फैन क्लब का शोर अचानक शांत हो गया। चेन रूई को अपने आसपास की अजीब निगाहों से थोड़ा डर लगा। अंततः किसी ने बात की, रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट का रूप। मैंने सुना है कि यह उनका असली चेहरा नहीं है। भले ही यह असली चेहरा न हो, ये वही है। चलो ताकत के बारे में बात करते हैं। हाँ, उसकी ताकत अभी भी शाही महामहिम के योग्य है। उसकी योग्यता भी खराब नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चेन रूई को आंखें घुमाते देख टिफ़नी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और वह रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसॉर्ट के साथ मधुशाला से बाहर चली गई, जिसकी तुलना केवल ताकत से की जा सकती है। सड़क पर चलते हुए टिफ़नी ने हाथ पकड़ने की बजाय चेन रूई का हाथ थाम लिया। आसमान में समय समय पर उठती जादुई आतिशबाजी उन दोनों पास आती परछाइयों को बार बार रोशन कर रही थी। बाहर की भीड़ भाड़ के मुकाबले टिफ़नी का मन पूरी तरह शांत था। उसे ऐसा एहसास उस सिंहासन पर भी नहीं हुआ था, सिर्फ उस गर्म आवासीय आंगन में ही हुआ था। इस दुनिया में बहुत से पुरुष थे, लेकिन केवल यही व्यक्ति उसके दिल को छू सकता था और उसके दिल में जगह बना सकता था, चाहे उसकी योग्यता या रूप कुछ भी हो। ये राजनीतिक विवाह वास्तव में। आधा घंटा लगभग पूरा हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए। उस आदमी की आवाज़ सुनकर टिफ़नी का दिल थोड़ा भारी हो गया। इतनी जल्दी? चेन रूई ने टिफ़नी के विचारों को देखा। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एक लंबा भविष्य है। हाँ, टिफ़नी ने हल्के से सिर हिलाया। भविष्य में ऐसी शांति और सुकून मुझे तो हर समय मिलना चाहिए, है ना? तभी चेन रूई ने अचानक आसमान की तरफ देखा। दो प्रकाश बिंदु बिजली की तरह आसमान में फीके पड़ रहे थे। आसमान में चमकती और भव्य जादुई आतिशबाजी में वे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन चेन रूई को एक भयानक शक्ति का हल्का सा एहसास हुआ। अपनी इस हालत में भी उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसने तुरंत अपनी नज़रें गड़ा दीं। पलक झपकते ही प्रकाश की दो किरणों के बीच किसी प्रकार का अंतर्संबंध हो गया था। प्रकाश की एक किरण तेजी से नीचे गिर गई थी। चेन रूई चौंक गया और वहीं गायब हो गया, क्योंकि उसने पहले ही गिरती हुई रोशनी की आकृति देख ली थी, विशालकाय अजगर, और वह एक काला अजगर था। ड्रैगन सम्राट ऑगलस। अध्याय 1115 स्तब्ध। ऑगलस के गिरने से ऐसा लगता है कि उसने अपने शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने की क्षमता पूरी तरह खो दी है। अभी अभी प्रकाश की दो किरणों के प्रहार से उसे अकल्पनीय क्षति पहुंची है। पायथन के मार्गदर्शन में ऑगलस ने छद्म देवत्व के रहस्य को गहराई से समझा है। उसकी शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ है और उसके पास ड्रैगन की कलाकृति ड्रैगन गॉड आइज है। उसे इस तरह हराने के लिए दुश्मन निश्चित रूप से एक बेहद भयानक अस्तित्व है। चेन रूई ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति को तेज हवा को प्रक्षेपित करने के लिए सक्रिय कर दिया और वह विशाल आकृति को सहारा देने के लिए तेजी से ऑगलस के नीचे प्रकट हुआ। ऑगलस की हालत उम्मीद से भी बदतर थी। आस्था के कवच से लैस उसका विशाल शरीर दरारों से भरा हुआ था। ये दरारें खून और भयानक जख्मों से भरी थीं। उसकी दोनों आंखों की सीधी पुतलियों में भी दरारें थीं। चेन रूई उसे बचाने ही वाला था, लेकिन ऑगलस के अगले वाक्य ने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। मेरी चिंता मत करो, डोडुओ। सही कहा, ऑगलस हमेशा से डोडुओ को अपने साथ रखता आया है। चेन रूई चौंक गया। वह तुरंत बैंगनी बिजली में बदल गया, उस सफ़ेद रोशनी का पीछा करते हुए जो रात में लगभग गायब हो गई थी। सफ़ेद रोशनी की गति बेहद तेज थी।
बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन की अवस्था में तेज हवा और ब्रीज शैडो बूट्स की हवा से बच निकलने की शक्ति को सक्रिय करने के बाद चेन रूई ने सफ़ेद रोशनी का बमुश्किल पीछा किया, वह तुरंत उसके साथ नहीं चल पाया। चेन रूई ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रीज शैडो बूट्स की ट्रिपल स्पीड स्किल स्पार्कल को सक्रिय कर दिया। आखिरकार उसने दूरी कम कर ली। सफ़ेद रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन डोडुओ का कोई निशान नहीं था। हालांकि चेन रूई जानता था कि डोडुओ जरूर इस व्यक्ति के नियंत्रण में होगा। इस समय दोनों पक्षों की गति बहुत तेज थी और दूरी इतनी ज्यादा थी कि समय की शक्ति सक्रिय नहीं हो पा रही थी। वह जोर से चिल्लाया और एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति तुरंत उसकी दाहिनी मुट्ठी में संघनित हो गई। एक लाल रंग की रोशनी सफ़ेद रोशनी में उस आकृति की ओर सीधी जा रही थी। रास्ते में रात का आकाश इस रोशनी से दो हिस्सों में बंटा हुआ लग रहा था। सच्चा लाल विलुप्ति। सफ़ेद रोशनी वाली आकृति ने प्रहार की ताकत महसूस की, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस लापरवाही से अपना हाथ पीछे की ओर हिलाया और सच्चे लाल विलुप्ति की रोशनी तुरंत बर्फ और लौ की तरह बिखर गई। चेन रूई को केवल एक राजसी शक्ति का एहसास हुआ जो एक तेज तलवार की तरह उसकी ओर आ रही थी। ये शक्ति इतनी भयानक थी कि चेन रूई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जब तक यह उसे छूती है, उसका पूरा शरीर बिल्कुल सच्चा लाल विलुप्ति की तरह हिल जाएगा। दर्पण शरीर। राक्षसी मक्खियों का रूपांतरण। नहीं, प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज है। अगर मैं थोड़ा धीमा हो जाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा। इसके अलावा स्पार्कल केवल 1 मिनट के लिए ही प्रभावी है। ऐसे में केवल स्टार डायवर्जन का ही उपयोग किया जा सकता है। चेन रूई के हाथों में तुरंत एक हल्की चमक दिखाई दी और वह तेजी से लहराने लगा। तलवार जैसी शक्ति दोनों ओर खींच गई, लेकिन उस आदमी की गति बहुत तेज होने के कारण वह उसे वापस मोड़ नहीं सका। इसके तुरंत बाद प्रकाश की कई तीव्र गति वाली किरणें आईं। चेन रूई को गैब्रियल के साथ गति युद्ध का अनुभव था। इस बार वह पूरी तरह सतर्क था और स्पार्कल का इस्तेमाल करके प्रकाश की आड़ी तिरछी किरणों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि प्रकाश की सारी किरणें बेकार हो जाएं। इतना ही नहीं, प्रकाश की आभा से घिरे तारों के कवच में भी दरारें पड़ गईं। कितनी भयानक शक्ति! सफ़ेद रोशनी में मौजूद व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका कोई भी वार सही नहीं लगा। चेन रूई पहले से ही धीरे धीरे पास आ रहा था। उस व्यक्ति ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और चेन रूई को लगा कि रंग बिरंगी लपटों से जगमगाता पूरा रात का आकाश अचानक काला पड़ गया। आकाश में सिर्फ 2 बैंगनी चांद बचे थे। नहीं, चांद नहीं, बल्कि आंखें। 2 विशाल आंखें। ये दोनों आंखें शांत और शांतिपूर्ण लग रही थीं, लेकिन इस समय चेन रूई के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने पहले से ही उस बेहद खतरनाक सांस को महसूस किया था। और ये पहली बार नहीं था जब उसने ये आंख देखी थी। अंततः उसे समझ आ गया कि ये दुश्मन कौन था। अगले ही पल चेन रूई को लगा कि दूर से आती सफ़ेद रोशनी को छोड़कर उसके आसपास सब कुछ ठहर गया है। ऐसा इसलिए नहीं था कि समय की प्रवाह दर बदल गई थी, बल्कि इसलिए था कि अंतरिक्ष जम गया था। दूर से आती सफ़ेद रोशनी से एक शब्द सुनाई दिया, विनाश। जैसे ही यह शब्द कहा गया, दोनों आंख जैसे चंद्रमा तुरंत रक्त लाल हो गए। उस अजीब सांस ने पल भर में पूरे स्थान को भर दिया। यह न केवल एक साधारण प्रतिबंधक शक्ति थी, बल्कि एक विशेष शक्ति से परिपूर्ण शक्ति थी। उसका शरीर और आत्मा एक ही समय में कैद थे। अंतर्ज्ञान ने चेन रूई को बताया कि यह शक्ति भाग्य के धागे जैसे एक अदृश्य विशेष नियम द्वारा उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। अगर यह वहीं रही तो उसकी आत्मा का क्षरण और विनाश होता रहेगा। दूसरी ओर एक हल्की सी हलचल तितली प्रभाव जैसी एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती थी। इस प्रतिक्रिया की शक्ति अत्यंत भयावह होगी। अगर मैं इन धागों की बेड़ियां तोड़ना चाहूं तो मेरी आत्मा भी चकनाचूर हो जाएगी। ये कयामत की शक्ति है। हिल नहीं सकते, मेरे बॉडी का उपयोग नहीं कर सकते, राक्षसी मक्खियों परिवर्तन का उपयोग नहीं कर सकते। मैं इस अजीब शक्ति का धीरे धीरे प्रतिकार करने के लिए केवल स्टार डिवोरिंग जैसी विधियों का उपयोग कर सकता हूँ। चेन रूई ने एक बार उस व्यक्ति को शैतान से मुकाबला करने के लिए इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करते देखा था। अब जब उसने इसे खुद अनुभव किया, तभी उसे इस शक्ति की भयावहता का अंदाजा हुआ। यह उस व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली शक्ति भी नहीं है। वह आकृति दूर एक चमकते हुए बिंदु में बदल गई थी। हर सेकंड की देरी के साथ उसके पास पहुंचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। डोडुओ अभी भी उसके हाथों में है। चेन रूई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मन बनाया और पूरी ताकत से स्पार्कल की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए आगे की ओर दौड़ा। एक पल में चेन रूई को अपनी आत्मा में एक जोरदार झटका लगा। पूरा जमी हुई जगह मानो किसी धागे से प्रज्वलित डायनामाइट की तरह थी, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसकी चेतना अचानक धुंधली हो गई। जैसे जैसे उसका शरीर नीचे गिरता गया, उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होती गई। साथ ही उसकी आत्मा भी टूटकर गिर गई। उसने ऊपर उड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। वह ताकत जुटाने में असमर्थ था। उसकी पलकें भारी होती जा रही थीं।
हालांकि वह जानता था कि जैसे जैसे दुनिया ऐसे घूम रही है, उसकी नज़र धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जाएगी। मैं कभी नहीं जाग सकता। नहीं, मैं यहाँ बेहोश कैसे हो सकता हूँ? जागो, डोडो, डोडो। अपनी बेटी के नाम ने चेन रुई में व्यर्थ से एक मजबूत लड़ाई की भावना को फिर से जगा दिया। चेन रुई ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। डोडो। वहां न तो रात का आकाश था और न ही कोई सफ़ेद आकृति, केवल एक सुंदर चेहरा था जो चिंता दर्शा रहा था। कैथरीन। सिर्फ कैथरीन ही नहीं, टिफ़नी और किया भी। किया ने जैसे ही देखा कि वह जाग गया है, वह तुरंत बाहर निकल आई, जाहिर है बाकियों को बुलाने के लिए। चेन रुई को अपनी आत्मा में एक तेज चीरने वाला दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर मानो टूटकर बिखर रहा था। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। डोडुओ कहाँ है? पहले चोट से उबर तो लेते हैं। आप 2 दिन और 2 रात से कोमा में हैं। कैथरीन की आंखें अचानक धुंधली पड़ गईं। महामहिम ऑगलस की चोटें ज़्यादा गंभीर हैं। वे अभी भी कोमा में हैं। डोडुओ को कौन ले गया? टिफ़नी ही थी जो हमेशा चुप रहती थी। उसने चेन रुई और ऑगलस को बचाया, लेकिन जब वह पहुंची तो उसने दोनों को ज़मीन पर पड़े देखा। हवा में फैली सफ़ेद रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। टिफ़नी के मन में भी डोडुओ के लिए खास भावनाएं थीं। जब उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया तो डोडुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि एक खास ड्रामा में उसके कुछ दयनीय वाक्य ही थे और उसने उन्हें गलत भी कहा था, फिर भी यही वो वक्त था जब वह उम्मीद की दुनिया में लौटी थी। डार्क मून से विदा लेते समय हमेशा उदासीन दिखने वाली टिफ़नी डोडुओ को गले लगाकर सबके सामने रो पड़ी। टिफ़नी के लिए डोडुओ उसके दिल की बर्फीली दुनिया में एक गर्म धूप की किरण थी, और चेन रुई भी। सा-री-एल। चेन रुई ने दांत पीसते हुए एक नाम बताया। हालांकि मुझे उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस काबिलियत से अंदाज़ा लगा कि वह पुराना परिचित है, सारियल। उस समय सारियल ने चेन रुई को नियंत्रित करने के लिए बुरी नज़र की शक्ति का इस्तेमाल किया और बाद में वह चांदी के बक्से के लिए शैतान के साथ एक भयंकर लड़ाई में हार गया। ये सचमुच सारियल है? पाइथन की आवाज़ बगल से आई। तो लगता है कि तुम उसकी चंद्र आत्मा शक्ति से प्रभावित हुए हो। यह अजीब शक्ति चेतना को अपने आप दहा देती है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी इच्छा शक्ति से चंद्र आत्मा की शक्ति से मुक्त हो सकते हो। ताकत के मामले में सारियल और शैतान बराबरी पर थे। अगर थोड़ा सा अंतर था भी, तो वह अंतर बहुत कम था। जब शैतान ने चांदी के बक्से की लड़ाई में सारियल को हराया तो उसने वाकई बहुत सारी चालें और मेहनत की थी। इसलिए इस बार जब चेन रुई पीछा कर रहा था तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह थोड़े समय में आसानी से हार गया, या यूं कहें कि वह बचने में भाग्यशाली था। इस तरह की सीधी लड़ाई में चेन रुई वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर था। कैथरीन ने चेन रुई को पहले भी सारियल के बारे में बात करते सुना था, ये जानते हुए कि यह एक छद्म देवता की चरम अवस्था थी जो शैतान के समान स्तर की थी। उसने भौहें चढ़ाईं। सारियल ने डोडुओ को क्यों पकड़ा? चेन रुई ने सिर हिलाया। हालांकि उसने सारियल के खिलाफ अगुइल नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगुइल नाम बहुत ही साधारण था और बाहर कोई भी राजकुमारी अगुइल का असली चेहरा नहीं जानता था। चेन रुई ने बहुत पहले ही रायजेन को ये बात बता दी थी, जिसने उसे पुस्तक संग्रह कक्ष में आमंत्रित किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सारियल ने अगुइल को शैतान द्वारा अपनी आंखों से मारा हुआ देखा था। शैतान की ताकत के स्तर को देखते हुए उस समय अगुइल को खत्म करना बेहद आसान था और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। दरअसल जब चेन रुई ने फिर से अगुइले के रूप में दानव लोक में प्रकट होने की कोशिश की तो कोई अशांति नहीं हुई, लेकिन चेन रुई ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि शादी के दौरान भी वह काफ़ी सतर्क रहा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि सारियल ने मुझे नहीं ढूंढा, बल्कि डोडुओ को ले गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी पहचान जान ली हो और जानबूझकर मेरी बेटी को ले गया हो? सारियल की ताकत से वह अपनी मर्जी से सबको मार सकता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ क्यों। पायथन बोला। यह क्या है? रक्तरेखा। डोडुओ की रक्तरेखा। डोडुओ की वंशावली। पायथन के उत्तर ने चेन रुई और कैथरीन को आश्चर्यचकित कर दिया और उन दोनों को मानव दुनिया में प्रकाश के 3 राजाओं द्वारा बल दिए गए विशेष वंशावली की याद आई। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है? पायथन की नज़र थोड़ी अजीब थी। वह तुम्हारी बेटी है। अब मेरे पास कुछ भी समझाने का धैर्य नहीं है। चेन रुई ने पायथन की आंखों में देखा। सीधे मुद्दे पर आओ। लगता है तुम सचमुच समझ नहीं पा रही हो। पायथन चेन रुई की घूरती निगाहों से बच नहीं पाए। उसने 2 शब्द ऐसे कहे कि पूरा कमरा चौंक गया। ईश्वर का वंशज। टीएल। क्या सारियल उसे खाकर भगवान बनना चाहता है? डोडुओ नहीं। अध्याय 1116 भक्षण। जैसे ही ये 2 शब्द निकले सभी लोग चौंक गए। भगवान का वंशज। भगवान का वंशज। चेन रुई को शुरुआत में प्रकाश के 3 राजाओं का अजीब रवैया याद आया और उन्होंने बार बार पूछा भी था कि क्या डोडुओ उसकी जैविक बेटी है।
तब आखिरकार उसे इसका एहसास हुआ। डोडो क्या ईश्वर का वंशज है? फिर कैथरीन भी समझ गई और उसने अविश्वास से चेन रुई की ओर देखा। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे यकीन है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। चेन रुई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, शायद जैसा कि प्रकाश के 3 राजाओं ने कहा था, डोडो का वंशी। उनकी व्याख्या पूरी होने से पहले ही पायथन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। ईश्वर और गैर ईश्वरीय प्राणियों से सीधे जन्मे बच्चों का भी ईश्वरीय वंश होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वरीय वंश कल्पना से परे और शक्तिशाली होता है। थोड़ी सी भी शक्ति इस वंश के लोगों को अपने साथियों से कहीं बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त होती है। उनका प्रारंभिक बिंदु दूसरों से श्रेष्ठ होना तय है और उनकी क्षमता असीमित है। प्रशिक्षण में उन्हें आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। ऐसे वंश के लोगों को आमतौर पर अर्धदेवता कहा जाता है। ये प्रशिक्षण क्षेत्र का अर्धदेवता चरण नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में ईश्वरीय वंश वाला अर्धदेवता है। लेकिन मैं जिस ईश्वर के वंशज की बात कर रहा हूँ वह अंतरपीढ़ीगत विरासत का वंशज या अर्धदेवता का वंशज भी हो सकता है, जिसका ईश्वरीय वंश अभी भी कमजोर हो, इसलिए उसकी शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, लेकिन सामान्य लोगों की तुलना में वह फिर भी शक्तिशाली होता है। डोडुओ के लिए भी यही स्थिति होनी चाहिए। चेन रुई ने धरती पर प्रचलित मिथकों और किंवदंतियों, खासकर पश्चिमी पौराणिक कथाओं, पालसीस और हरक्यूलिस जैसे अर्धमानव अर्धदेवताओं के अस्तित्व के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। आपके अनुसार डोडुओ शायद पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली ईश्वर की वंशज है, जिसका मतलब है कि उसके माता पिता जरूरी तौर पर ईश्वर नहीं बल्कि अर्धदेव थे। रुको, क्या आपको लगता है कि मैं अर्धदेव? कैथरीन ने आंखों में संदेह के भाव के साथ सीधे पूछा ही था। कुछ समय पहले वह डोडुओ को चेन रुई के पास इलाज के लिए मानव लोक ले गई थी और उसने प्रकाश के 3 राजाओं से डोडुओ के वंश के बारे में जाना। इस वंश के कारण उसे स्वयं बहुत लाभ हुआ। अब वह जानती थी कि इस वंश में वास्तव में ईश्वर की शक्ति है और कोई आश्चर्य नहीं कि इसका प्रभाव इतना अद्भुत था। तत्व राजा पहले ही कह चुके हैं कि डोडुओ के फीनिक्स शरीर और वंश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए केवल 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि छोटी फीनिक्स ईश्वर के वंशजों की वंश है और दूसरी डोडुओ के पिता की। कैथरीन ने चेन रुई के ईश्वर के राज्य जैसे छोटे ब्रह्मांड के बारे में सोचा और उस दुनिया में देवी का दर्जा मिलने के बाद उसे जो विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति मिली उसके बारे में भी सोचा। क्या ये हो सकता है? कैथरीन, तुम भी ऐसी नज़र क्यों दिखा रही हो? चेन रुई अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी तरह से तथाकथित ईश्वर का वंशज नहीं बल्कि एक आत्मा का क्रॉसओवर था। क्रॉसओवर से पहले वह एक सभ्य परिवार से पृथ्वी के हारे हुए व्यक्ति से संबंधित था, इसलिए उसका ईश्वर का वंशज होना बिल्कुल असंभव था। उस तरह का ब्रह्मांड जैसा ईश्वर का राज्य बस एक क्रॉसओवर कल्याण सुपर सिस्टम है। हालांकि यह एक भ्रम हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चौंकाने वाला रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है, लेकिन मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि डोडुओ को सुरक्षित वापस कैसे लाया जाए। कैथरीन ने आह भरी। हाँ, अभी इन चीज़ों की पड़ताल करने का समय नहीं है। चेन रुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुद्दा यह है कि डोडुओ को कैसे बचाया जाए। मुझे डर है कि यह मुश्किल है। सारियल संयोग से यहाँ आया होगा, तभी उसे पता चला कि डोडुओ का वंश अलग है। हालांकि डोडुओ की वंश शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, लेकिन वह असाधारण प्रतिभा वाले कुछ महाशक्तियों से छिप नहीं सकती। सारियल की कुदृष्टि की शक्ति से उसने ये रहस्य जान लिया होगा कि डोडुओ ईश्वर का वंशज है, इसलिए उसने डोडुओ को पकड़ने के लिए ऑगलस पर हमला किया। चेन रुई ने सिर हिलाया। पाइथन ने उंगली उठाई। मेरे अंदाजे से सारियल का ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी वंशावली को खत्म करना। अंतिम 3 शब्दों ने सभी को चौंका दिया, जिनमें शिया और पीछे से कमरे में प्रवेश करने वाले अन्य लोग भी शामिल थे। तो क्या डोडुओ अत्यधिक खतरे में नहीं है? क्योंकि जिन लोगों का वंश ईश्वर से जुड़ा है, भले ही उनका नामो निशान ही क्यों न हो, उनके पास ईश्वर के मार्ग पर सर्वोच्च शक्ति बनने के ढेरों अवसर होंगे। सारियल इस तरह के अवसर को कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं तुरंत खूनी साम्राज्य जा रहा हूं और डोडुओ को बचा रहा हूं। चेन रुई अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर को थामे रखने वाली हड्डियां टूट गई हों। वह स्थिर खड़ा नहीं रह सका और जमीन पर गिर पड़ा। खूनी साम्राज्य। टिफ़नी चौंकी। सारियल कहाँ है? पुस्तक संग्रह कक्ष की 4थी मंजिल सारियल का राज्य है। चेन रुई ने दांत पीसते हुए कहा। उसके सिर पर कांटों का मुकुट प्रकट हो गया था और उसने अपने लिए दिव्य उपचार सक्रिय कर लिया था। सारियल की चंद्र आत्मा शक्ति कोई मामूली बात नहीं थी। हालांकि वह अपनी आत्मा की विघटनकारी शक्ति से मुक्त हो गया था, लेकिन उसके शरीर और आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। भले ही दिव्य उपचार का असाधारण प्रभाव होता, फिर भी वह कम समय में ठीक नहीं हो पाता। तो पिछली बार मुझे सारियल से कुंजी की शक्ति मिली थी। टिफ़नी को आखिरकार याद आ गया। जब शैतान ने उसे पुस्तक संग्रह कक्ष की 4थी मंजिल पर जाने का निर्देश दिया, तो उसे एक विशाल नेत्र की शक्ति मिली, जिसने उसके प्रकाश और अंधकार में शरीर को रहस्यमयी भूमि को खोलने की कुंजी में बदल दिया।
चेन रुई की मदद का शुक्रिया, वरना वह अपनी आत्मचेतना पूरी तरह खो चुकी थी और असली कुंजी बन गई थी। शैतान ने उसे विशाल आंख की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस उसे एक आदेश दिया। अब वह जानती थी कि वह विशाल आंख खुद सारियल थी। वह स्थान उसका उपराज्य होना चाहिए। पायथन की आवाज़ गूंजी, मैंने एक बार कहा था कि छद्म ईश्वर का राज्य छद्म ईश्वरत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन छद्म ईश्वरत्व वास्तविक अनंत ईश्वरत्व के जितना निकट नहीं है। इसकी क्षमता अपेक्षाकृत सीमित है। ये बहुत अधिक विश्वासों और जीवनों को धारण नहीं कर सकता। शक्ति जितनी प्रबल होगी, छद्म ईश्वरत्व उतना ही प्रबल होगा। सामान्यतः छद्म ईश्वर अतिरिक्त विश्वासियों को एक निश्चित स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं और छद्म ईश्वरत्व की शक्ति के बढ़ने तक प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद ही उन्हें पुनः विलीन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विश्वासियों के लुप्त होने या नष्ट हो जाने के बाद उपराज्य किसी भी समय इसकी पूर्ति कर सकता है। उपराज्य छद्म ईश्वर की नींव के समतुल्य है। निस्संदेह ये घटना वास्तविक ईश्वर के राज्य में मौजूद नहीं है, जो एक ब्रह्मांड जैसा सौरमंडल है जिसमें अनंत क्षमता और चक्रीय जीवन है। छद्म ईश्वर के लिए भक्त विश्वासी और आस्था शक्ति अत्यंत मूल्यवान थे। उपराज्य एक आधार की तरह था। जब तक छद्म ईश्वरत्व की शक्ति अनुमति देती थी या एक उपयुक्त स्तर तक पहुंचती थी, या विश्वासियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती थी, तब तक आधार का दूसरा और तीसरा समूह एकीकृत होकर अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकता था। शैतान का पर्वत सेक्रेड, गैब्रियल का काला कारागार रेगिस्तान, सारियल का पुस्तक संग्रह कक्ष और 3 महादूतों का पवित्र प्रकाश पर्वत सब एक ही थे। केवल पायथन एक अपवाद था। चांदी का बक्सा छीनने के लिए उसने अपना शरीर और उपराज्य पूरी तरह त्याग दिया। चांदी के बक्से में केवल उसकी आत्मा ही प्रशिक्षण और समझ के लिए बची थी। ये सही है। हम निश्चित रूप से बुक कलेक्शन हॉल में सारियल को ढूंढ लेंगे और डोडुओ को बचा लेंगे। चेन रुई ने अपने दांत पीस लिए और कैथरीन के सहारे फिर से खड़ा हो गया। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम उस छोटी बच्ची को बचा पाओगे। बस एक बात पक्की है कि तुम मर जाओगे। पायथन ने व्यंग्य किया। उसके शब्द सीधे थे, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मौत को दावत देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं डोडुओ को बचाऊंगा। चेन रुई गुस्से से चिल्लाया। ये सोचकर कि डोडुओ को कभी भी सारियल निगल सकता है, वह बेचैन हो उठा। हर एक मिनट की देरी डोडुओ की स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। यद्यपि वह जानता था कि पायथन सही था, एक पिता के रूप में अपने सबसे प्रिय बच्चे से वंचित होने के कारण क्रोध और अधीरता ने किसी भी तार्किक सोच को जला दिया था, जो कि अदम्य था। पता नहीं तुम कब इतने लापरवाह हो गए। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारा धैर्य कहाँ है? पायथन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर आमने सामने लड़ें, तब भी हम सारियल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह सही कह रही है, कैथरीन ही बोली। अपनी बेटी की हालत जानकर महारानी के नाखून उनके शरीर में गड़ गए थे, लेकिन उनका चेहरा ठंडा और दृढ़ बना रहा। तुम ऐसे नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। कैथरीन के दृढ़ निश्चय ने चेन रुई को आखिरकार थोड़ा संभलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। पायथन, मैं पहले तुम्हारी सलाह सुनना चाहता हूँ। पायथन ने आगे कहा, ईश्वर का वंश कोई मामूली बात नहीं है। इसे साधारण तरीकों से आत्मसात नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सारियल के लिए भी यह इतनी जल्दी नहीं है। तब तक डोडुओ सुरक्षित है, इसलिए हमारे पास अभी भी कुछ समय है, कम से कम आधा महीना। तुम्हें कैसे यकीन है कि अभी आधा महीना बाकी है? टिफ़नी ने पूछा। ऐसी स्थिति में टिफ़नी फिर से ठंडे स्वभाव की हो गई। क्योंकि पायथन ने एक भयावह मुस्कान दिखाई, जब मुझे पता चला कि वह ईश्वर के वंशजों की वंशावली है, तो मेरी मानसिकता भी सारियल से अलग नहीं थी। आखिरकार इस तरह की वंशावली आज के ज़माने में एक बेमिसाल दुर्लभ खजाना है। टिफ़नी को उम्मीद नहीं थी कि पायथन का जवाब ऐसा होगा। डोडुओ को खा जाओगे? पायथन पर सबकी नज़रें अचानक से घूम गईं। घबराओ मत, अगर मैं सचमुच भक्षण करना चाहती हूँ तो शायद कोई बेहतर उम्मीदवार हो। पायथन ने चेन रुई की ओर देखा, फिर उसने विषय को वापस मोड़ दिया। भक्षण करके वंश परंपरा प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए अनुष्ठान, शक्ति और गुप्त तकनीक के एक विशेष संयोजन की आवश्यकता होती है। मेरी प्रतिभा और गुप्त तकनीक के साथ अपनी शक्ति के चरम पर वंश परंपरा को भक्षण करने में कम से कम 20 दिन लगते हैं। हालांकि सारियल के पास दुष्ट शिष्य की अद्वितीय शक्ति है, उसकी गुप्त तकनीक मेरी तुलना में कमतर है। भले ही उसके पास उपराज्य शक्ति हो, उसे और आधा महीना देना पहले से ही उसे ज्यादा आंकना है। हालांकि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपके पास ठीक होने और तैयारी करने के लिए केवल आधा महीना है। तो फिर हमारे पास अभी भी कम से कम आधा महीना है। कैथरीन ने अपना संयम वापस पा लिया था। उसने पायथन की कुछ बातों को नज़रअंदाज किया और बात को समझ लिया। अभी पायथन ने कहा था कि हमारी ताकत दूसरे पक्ष से कम है, इसलिए समझदारी ही सबसे उपयुक्त तरीका होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इससे सीधे निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। चेन रुई, तुम अधीर नहीं हो सकते। पहले तुम्हें अपनी चोट ठीक करनी होगी।
ये सही है। पायथन की आवाज़ अभी भी ठंडी थी। सारियल की ताकत शैतान के बराबर है। अभी मेरी ताकत वापस नहीं आई है और सिर्फ तुम ही हो जो उससे सीधा मुकाबला कर सकते हो। अगर तुम बेवजह मरना नहीं चाहते और अगर तुम सचमुच अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस भयानक दुश्मन का सामना पूरी तरह से करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा 3 या 10 साल बाद नहीं बल्कि आधे महीने बाद होगी। समझ गया। चेनरुई ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। पाइथन ने उसकी तरफ देखा और सीधा कमरे से बाहर चला गया। शिया और बाकी लोग भी बाहर चले गए, सिर्फ कैथरीन और चेनरुई ही कमरे में रह गए। कैथरीन। चेनरुई ने कैथरीन को गले लगाया, हमारी बेटी सकुशल वापस आ जाएगी। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। कैथरीन के लंबे समय से दबाए हुए आंसू बह निकले जिससे वह उसके कांपते शरीर को कसकर पकड़ सका। तुम दोनों सुरक्षित होंगे। अध्याय 1117 चंद्र साम्राज्य। खूनी साम्राज्य। मैकेनिक एसोसिएशन की इमारत में विभिन्न निर्माण उपकरण और संरचनाएं रखी हुई थीं। आधे महीने पहले मैकेनिकल एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि इमारत की सुविधाओं और मैजिक सर्कल का नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान में एसोसिएशन को अस्थायी रूप से शहर के पूर्व में एक बड़ी हवेली में स्थानांतरित कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संग्रह हॉल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह महारानी टिफ़नी द्वारा जारी किया गया एक गुप्त आदेश था, लेकिन केवल राष्ट्रपति टुरिया और मास्टर माविन्ना को ही पता था कि वास्तव में उस समय महारानी का फ्रॉस्टलैंड शहर में विवाह हुआ था। दरअसल मैकेनिक एसोसिएशन के सामने भी यही समस्या थी। मास्टर टुरिया ने पिछले महीने एक रखरखाव और नवीनीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस समय टिफ़नी का जवाब था कि निर्माण कार्य वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू किया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से इसे इसी समय अचानक मंजूरी मिल गई। हालांकि गुप्त आदेश की विषय वस्तु और समय कुछ विचित्र था, टुरिया ने आदेश का ईमानदारी से पालन किया। जादुई घेरे के कारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इमारत के पास एक अलग क्षेत्र बनाया गया था। मूल रूप से मैकेनिक एसोसिएशन अपनी विशिष्टता के कारण शहर के किनारे पर स्थित था। आसपास कोई साधारण आवासीय इमारतें नहीं थीं। इस अलगाव के बाद ये बिल्कुल सुनसान हो गया, केवल खुदाई और निर्माण की आवाज़ें सुनाई देती थीं। ये स्वाभाविक रूप से सिर्फ ऊपरी दिखावा था। दोनों साम्राज्य अभी भी ऊपरी तौर पर अपनी शादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। सर ऑगलिस, एक आखिरी बात। चेनरुई ने दूर से पुस्तक संग्रह कक्ष को घूरते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि इस बार हमें किस तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। दरअसल आप डोडो मेरे हाथों में खो गई थी। मैं उसकी रक्षा करने में नाकाम रहा। ऑगलिस ने दृढ़ता से कहा, बकवास मत करो। चेनरुई एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। वह समझ गया कि शायद यह ओलिफियस और लालारिया द्वारा छोड़ा गया कोई खालीपन था या शायद डोडुओ की महाघातक शक्ति। ऑगलिस का डोडुओ से सचमुच बाप बेटी जैसा रिश्ता था। इस तरह की पीढ़ी थोड़ी अव्यवस्थित जरूर थी, लेकिन ये सच था। ड्रैगन सम्राट जब से उठा था आत्मदोष की पीड़ा में था। उस दिन उसने डोडुओ की रक्षा करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः सारियल की भयानक शक्ति के आगे वह हार गया। अगर ड्रैगन गॉड आइज की सुरक्षा न होती तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। हालांकि ड्रैगन गॉड आइज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि इस बार खूनी साम्राज्य में आने पर ऑगलिस के भाग्य का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी ऑगलिस, जो अभी अभी अपनी चोट से उबरा था, फिर भी आने पर अड़ा रहा। बिना किसी और अनुनय विनय के चेनरुई सीधे पुस्तक संग्रह हॉल की ओर चल पड़ा और ऑगलिस भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। इस बार इमारत में केवल 2 लोग थे। पुस्तक संग्रह कक्ष को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया और पहली 3 मंजिलों की किताबें लगभग हटा दी गईं। दोनों बिना रुके सीधे चौथी मंजिल पर चले गए। उन्होंने एक भारी दरवाज़ा देखा जिससे प्रवेश द्वार बंद था। दरवाजे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, लेकिन उसमें कोई चाबी का छेद नहीं था। चेनरुई इस रहस्यमयी पुस्तक संग्रह कक्ष में पहली बार नहीं आया था। उसने अर्धदेव स्तर की राज्य शक्ति को संघनित करके प्राचीन रून बनाए जिनसे द्वार खुला। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ द्वार धीरे धीरे खुला। बीच की जमीन पर एक नीला चमकता हुआ प्रभामंडल था। चेनरुई ने तैयार सामग्री को उचित स्थान पर रखा और एक हल्का दरवाज़ा दिखाई दिया। पहले उसे खोलने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब वह उसे आसानी से खोल सकता था। लेकिन इस बार चेनरुई को किसी राज्य या अवतार का सामना नहीं करना था, बल्कि चरम अवस्था में असली सारियल का सामना करना था। प्रकाश द्वार के अंदर पुस्तक संग्रह हॉल की चौथी मंजिल का वास्तविक प्रवेश द्वार था, जो कि सारियल का उपराज्य था। आम लोगों को यहां प्रवेश करने के लिए विशेष टोपी और चश्मा पहनना पड़ता था ताकि वे चौथी मंजिल की दुनिया के ज्ञान और शक्ति को पढ़ सकें। इसके अलावा यहां एक सख्त समय सीमा भी थी। समय सीमा पार करने पर व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता था। ये सारियल के राज्य का एक रहस्य था।
चश्मे जैसे उपकरणों का इस्तेमाल संभवतः विश्वासियों को चुनने के लिए किया जाता था, और विनाश का मतलब जरूरी नहीं कि सच्ची मृत्यु हो, बल्कि एक विश्वासी बनना या इस राज्य की ऊर्जा का हिस्सा बनना था। चेन रुई ने न तो टोपी पहनी थी और न ही चश्मा। अब उसके पास जो शक्ति थी, उससे वह इस राज्य के वास्तविक मूल को सीधे देख सकता था। आकाश निरंतर बदलते प्राचीन रूनों से भरा हुआ था, जो एक पूर्ण और सुसंगत ऐतिहासिक कविता जैसे उपन्यास का निर्माण कर रहा था। छद्म देवता के चरम चरण सहित विरोधियों से लड़ने के बाद चेन रुई की अंतर्दृष्टि और शक्ति बदल गई थी। विश्लेषणात्मक आंखों की गहराई में ये प्राचीन रून खतरनाक जालों से भरी भूलभुलैया जैसे थे। अगर कोई चश्मा और लबादा पहने तो वह इन जालों से स्वतः बच सकता था, लेकिन इस भूलभुलैया के सार तक कभी नहीं पहुंच सकता था। ये भूलभुलैया असल में असली राज्य नहीं, बल्कि बाहरी सुरक्षा परत थी। इसका मतलब था कि पुस्तक संग्रह कक्ष की चौथी मंजिल का तथाकथित संसार सारियल के असली उपराज्य की बाहरी परिधि मात्र था। असली केंद्र में प्रवेश करने के लिए खतरे से बचना ही काफी नहीं था। इसके बजाय उन्हें भूलभुलैया को तोड़ना था। सर ऑगलस, चेन रुई ने अपने हाथ में एक रहस्यमयी प्रकाश चिन्ह बनाते हुए कहा, मुझे फिलहाल ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कृपया प्राचीन रूनों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए प्राचीन रूनों के अनुसार छद्म देवता की शक्ति का उपयोग करें। समझ गया। ऑगलस जानता था कि यह दामाद अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है, और इस बार डोडो को बचाने की कुंजी वही था। इसके अलावा वह ड्रैगन सम्राट इन प्राचीन रूनों के बारे में बहुत कम जानता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात मानी और अपनी शक्ति को उन प्रकाश चिन्ह वाले प्राचीन रूनों में प्रवाहित कर दिया। प्रकाश चिन्ह आकाश में फैले रूनों में डूबे हुए पाठ जैसे प्रतीकों में बदल गए। एक रून एक विशिष्ट प्रकाश के साथ चमकने लगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा। वे तेजी से फैल गए। ये चमकते प्रतीक वाक्यों की एक श्रृंखला में जुड़े हुए थे, जो आसपास के रूनों की दुनिया से इस तरह बेमेल थे मानो वे अपना ही एक खेल हों। जल्द ही रूनों की दुनिया अस्त व्यस्त होने लगी और दृश्य फिर से बदल गया। उन विशेष चश्मों के अभाव में रून बड़ी और छोटी दुनियाओं में बढ़ गए। इन दुनियाओं का स्थान असाधारण रूप से अस्त व्यस्त हो गया, मानो वे कभी भी फट जाएंगे। केवल आत्मनिर्भर रून ही 10 सुनहरी सीढ़ियों में बदल गए। चेन रुई ने ऑगलस को सिर हिलाया और दोनों एक साथ सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम के साथ उनके पीछे की सीढ़ियां गायब होने लगीं और आगे की सीढ़ियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। लगभग 10 मिनट बाद दोनों को लगा कि नज़ारा बदल गया है। वे एक खास जगह पर पहुंच गए हैं। यह एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र स्थान था, जो प्रकृति में कुछ हद तक इंद्रधनुष घाटी जैसा ही था, लेकिन क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। आकाश में 2 चांद थे, पहाड़, मिट्टी, नदियां और दूर दूर तक खाना पकाने का धुआं। शायद वहां इंसान भी थे। यह एक वास्तविक राज्य या साम्राज्य था। कोई भी व्यक्ति समृद्ध जीवन की सांस महसूस कर सकता था, मानो हर घास और हर पेड़ में जीवन ऊर्जा और विश्वास का सार हो। इतना ही नहीं, चेन रुई और ऑगलस को भी लगा कि इस राज्य में एक विशेष शक्ति व्याप्त है, जो बाहरी अश्रद्धालु लोगों को पीछे धकेलती प्रतीत होती है। उनकी शक्ति एक हद तक दबा दी गई थी। यही राज्य की शक्ति थी। चेन रुई को भी निराशा के मुख्य वेदी में रहते हुए इसका एहसास हुआ, लेकिन वहां का दमन इस उपराज्य से कहीं ज्यादा था। चेन रुई और ऑगलस उस जगह चले गए जहां खाना पकाने का धुआं था। यह एक छोटा सा कस्बा था जहां बहुत से लोग रहते थे। बीच में एक छोटे से चौक में एक विशाल आंख की मूर्ति थी। कस्बे के निवासी आंखों के आकार के तरह तरह के आभूषण पहनते थे, जाहिर है कि वे सबसे ज्यादा धार्मिक आस्थावान थे। चेन रुई सुपर सिस्टम के ब्रह्मांड साम्राज्य का स्वामी था, इसलिए वह विश्वासियों और आस्था शक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील था। उसने तुरंत एक अजीब बात देखी। निवासियों द्वारा उत्सर्जित आस्था शक्ति व्यक्तियों के लिए बहुत प्रबल थी। ये पहले से ही दृढ़ विश्वासियों के स्तर के बराबर थी, लेकिन इन लोगों की निगाहों में एक विशेष नीरसता थी, जो ईश्वर भक्षी मुखौटे द्वारा नियंत्रित कठपुतली के समान थी। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। ये विश्वासी असमंजस की स्थिति में लग रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी चेतना और स्वतंत्र व्यक्तित्व खो दिया है। पायथन के अनुसार जीवन और आस्था राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। साथ ही ये विकास और प्रगति के लिए एक सूचक भी हैं। ये दोनों राज्य की विशेषताओं और शक्ति से सीधे जुड़े हुए हैं। आमतौर पर पावरहाउस अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों के संतुलन का चुनाव करते हैं, या समान रूप से विकसित होते हैं, या केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग ईश्वर के छद्म राज्य या उपराज्य में प्रवेश कर सकते हैं, वे सबसे अधिक धार्मिक विश्वासी होते हैं। सामान्यतः आस्था के अलावा वे सामान्य लोगों से भिन्न नहीं होते। जो लोग आस्था खो देते हैं या धार्मिक नहीं होते, उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ छद्म देवता ऐसे भी हैं जो राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वासियों को जबरन उनकी चेतना से वंचित करने और उन्हें चलती फिरती लाशों में बदलने से नहीं हिचकिचाते। इस तरह पूर्ण निष्ठा और विश्वास बनाए रखा जा सकता है, और विश्वास शक्ति अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली होगी, लेकिन जीवन की आध्यात्मिकता बहुत कम हो जाएगी।
राज्य में ये स्थिति सारियल द्वारा जानबूझकर चुना गया चुनाव होना चाहिए। उसका चंद्र आत्मा का शरीर पहले से ही काफी मजबूत है और संभावना है कि वह विश्वास की दिशा में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हो ताकि एक उच्चतर क्षेत्र को समझ सके। सामने का स्थानिक उतार चढ़ाव अचानक बदल गया और उन दोनों के सामने पहले से ही कई आकृतियां प्रकट हो चुकी थीं। तुम कौन हो? इस महान चंद्र राज्य में अतिक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन रूई देख सकता था कि ये लोग राज्य स्तर पर पहुंच चुके थे और नेता अर्धदेवता के मध्यवर्ती स्तर पर था। ऐसा लग रहा था कि वह इस उपराज्य का संरक्षक था। चेन रूई स्वाभाविक रूप से ऐसी शक्ति से परेशान नहीं था। हमने सर सारियल से मिलने के लिए एक विशेष यात्रा की। चेन रूई बोला। कितना दुस्साहस है, आप सीधे सर सारियल को बुलाते हैं। नेता अर्धदेव क्रोधित हो गए। मुझे लीड्स आने दो और चंद्र साम्राज्य के सर्वोच्च शासक के लिए बलिदान के रूप में तुम्हारा जीवन ले लो। जब ऑगलस ने घुरघुराहट की तो उस अर्धदेव ने अचानक एक भयानक सांस को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। इस साधारण सी ध्वनि से उसकी शक्ति डगमगा गई और उसका शरीर लगातार कांपने लगा। वह बिल्कुल भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह हाल ही में चोट से उबरा था। ड्रैगन भगवान की आंखें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और यहाँ तक कि एक विशेष दमन शक्ति भी थी। ऑगलस की ताकत छद्म भगवान थी, जो इतनी ताकत वाले व्यक्ति से हिलने से बहुत दूर थी। छद्म देव ऑगलस के दैत्य रूप के आगे बाकी लोग भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। इसी समय आकाश का प्रकाश अचानक मंद पड़ गया और दो चांद दो विशाल पुतलियों में बदल गए। जैसे ही यह शिष्य प्रकट हुआ, अजगर के व्यवहार से स्तब्ध लोगों को अचानक राहत मिली और वे स्वस्थ हो गए। जब नीचे रहने वाले लोगों ने इस शिष्य को देखा तो लीड्स और अन्य लोगों सहित सभी लोग जमीन पर झुक गए और उनके चेहरों पर धर्मपरायणता और कट्टरता झलक रही थी। दो विशाल आंखों ने विश्वासियों की उपेक्षा करके ऑगलस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। ऑगलस ने तुरंत भयानक दबाव महसूस किया। वह एक ऐसे मेढक की तरह था जिसे कोई सांप घूर रहा हो और उसके माथे से ठंडा पसीना निकल आया। दुष्ट शिष्य। सारियल अंततः आ गया। अध्याय 1118 विनिमय। ये सर सारियल ही होंगे। हम पहले भी मिल चुके हैं। एक शांत आवाज सुनाई दी और विशाल पुतलियां धीरे धीरे ऑगलस की ओर मुड़ गईं। अर्धदेवता की चरम अवस्था में बैठा वह व्यक्ति ड्रैगन का अनुयायी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो शांति थी वह छद्म देवता के प्रति ऑगलस की शांति से कहीं ज्यादा थी, मानो वही मास्टरमाइंड हो। मैं इस व्यक्ति से पहले मिला था। हालांकि सारियल की निगाहों ने उसे अद्भुत दबाव का एहसास कराया। चेन रूई अब कोई नौसिखिया नहीं था। माइकल, गैब्रियल, राफेल, शैतान जैसे रसातल के 3 शासकों जैसे चरम अवस्था के शक्तिशाली लोगों का सामना करने के बाद सारियल की जबरदस्ती अब उसके मन को न तो डरने दे सकती थी और न ही डगमगाने दे सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आज केवल जीत सकता था, हार नहीं सकता था। चेन रूई ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, मेरा नाम अगुइले है। बड़ी पुतलियां हल्की सी चमक उठीं और आंखें और भी भयंकर होती गईं। यह एक बहुत ही आम नाम है। ऐतिहासिक रूप से तो छोड़ ही दीजिए, आज भी दानव लोक में इस नाम के कम से कम कई हजार लोग हैं। चेन रूई ने उदासीनता से कहा, सर सारियल खास तौर पर हैरान लग रहे हैं। बस ये नाम मेरे ख्याल से एक खास नाम जैसा ही है। आखिरकार सारियल बोला। उसकी आवाज़ मानो उसकी आत्मा में उतर गई। वह अंतरिक्ष में बार बार गूंज रही थी, चाहे वह वही व्यक्ति हो या नहीं, वह तो एक मामूली चींटी ही है। चेन रूई ने उसके स्वर में तिरस्कार नहीं सुना, बल्कि सीधे सारियल के दुष्ट शिष्यों की ओर देखा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह एक पिता का नाम है। आधा महीना पहले तुमने मेरी बेटी को इस अजगर के हाथों से छीन लिया था। वह आपकी बेटी है। सारियल की पुतलियां सिकुड़ गईं, फिर वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, मजाक किया। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी मज़ेदार है। मैं आज अपनी बेटी को वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। मूर्ख और अज्ञानी चींटी, जब तू मेरी प्रतिष्ठा जानती है तो ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? चंद्र आत्मा की शक्ति के नीचे राख हो जा। बाईं ओर की विशाल पुतली से चांदी जैसी रोशनी चेन रूई की ओर निकली। रास्ते का रास्ता मानो कटा हुआ सा लग रहा था। इस प्रहार की विशेषता कुछ हद तक ट्रू रेड एक्सटिंक्शन के समान थी, लेकिन इसकी शक्ति ट्रू रेड एक्सटिंक्शन से बहुत अधिक थी। जैसे ही बैंगनी तारों की रोशनी पल भर में चमकी, चांदी की रोशनी अचानक धीमी पड़ गई और पूरा राज्य मानो जम गया। पलक झपकते ही सब कुछ सामान्य हो गया। जमीन पर एक अथाह विशाल गड्ढा दिखाई दिया। जाहिर है कि यह अभी अभी लगी विशाल पुतली के प्रहार का नतीजा था। हालांकि बैंगनी तारों की रोशनी से चमकती आकृति पहले दूसरी दिशा में दिखाई दी। ये तुम हो। हम पहले भी मिल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। सारियल ने व्यंग्य किया। उसने चेन रूई को पहले ही पहचान लिया था कि वह छद्म देवता है जो उस दिन अजगर के बाद उससे छोटी बच्ची को छीनना चाहता था। इस व्यक्ति की ताकत अजगर से भी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि यह मध्यम स्तर का छद्म देवता है, जिसकी गति पराक्रम है, लेकिन उसकी समग्र शक्ति अभी भी मुझसे बहुत दूर है। ये अगैल मेरे उस अधीनस्थ से बहुत अलग है जिसे शैतान ने मार डाला था। ये 2 लोग जरूर होंगे। असल में ये नामुमकिन है।
शैतान कौन है? वह कैसे असफल हो सकता है? और मैंने उस अधीनस्थ की मौत भी देखी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी चंद्र आत्मा शक्ति से इतनी जल्दी उबर जाओगे। सारियल की विशाल पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। तेज शक्ति के अलावा तुम्हारे पास समय शक्ति भी है। माउंटेन सीक्रेट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हर वह व्यक्ति जिसके पास समय है सीधे तौर पर शैतान से संबंधित नहीं होता। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया। लगता है तुम शैतान और मेरे जैसे सर्वोच्च स्तर के महाशक्तिशाली लोगों से परिचित हो, वरना तुम इस राज्य को सीधे नहीं पा सकते थे। वह छोटा काला अजगर जिसके पास अधूरी ड्रैगन देव की आंखें हैं, ड्रैगन द्वीप से होना चाहिए। शायद वह वर्तमान ड्रैगन सम्राट है और तुम्हारी शक्ति उससे भी कहीं ज्यादा है। आजकल तुम्हारे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस युग में दुर्लभ है। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। मैंने वास्तव में तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। नाम तो बस एक कोड नेम है। चेन रूई को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि सारियल ऑगलस की पहचान आसानी से पहचान सकती थी। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। विशाल पुतलियों से एक व्यंग्यात्मक स्वर निकला। चूंकि तुम एक समझदार इंसान हो इसलिए खुद को धोखा मत दो। मैं उस छोटी बच्ची के राज पहले से ही जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक नज़र में मजा लेने वाले शिकार को छीने जाते देखकर तुम्हारा मन कैसा होगा, लेकिन ये दुनिया है जहाँ सबसे ताकतवर को सम्मान मिलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं ईश्वर के वंश का स्वामी हूँ। सारियल ने अपनी धारणाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन किया, ये सोचकर कि चेन रूई ने भी डोडुओ के वंश के कारण छोटी लड़की को गोद लिया था, जबकि वह झूठा दावा कर रही थी कि वह उसकी बेटी है। चेन रूई ने कुछ नहीं बताया क्योंकि विषय निरर्थक था। अगर वह ये साबित भी कर देता कि वह डोडुओ का पिता है तो भी सारियल उसे जाने नहीं देती। वह अब कहाँ है? जाहिर है मेरे असली राज्य में। आसमान में एक विशाल पुतली आईने में बदल गई। आईने में एक छोटी बच्ची हल्के नीले रंग के गोले में आंखें बंद किए मुड़ी हुई थी। वह डोडुओ थी। डोडुओ का शरीर हल्के से लाल हो गया था। उसके पीछे अजीब सी चीजें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, जो किसी तरह के पंखों के अवशेष लग रहे थे। लगता है उसने किसी विशेष बपतिस्मा का अनुभव किया है। मेरे राज्य की शक्ति के सहयोग से उसका वंश पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। उस समय मेरे लिए फसल काटने का समय होगा। चेन रूई ने गोले में डोडुओ को घूरते हुए उसकी मुट्ठियों के पों सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन वह जानता था कि यह तो डोडुओ का प्रतिबिंब मात्र है। असली जगह तो सारियल के छद्म देवत्व के मूल राज्य में थी, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया। चूंकि तुम में मेरे राज्य में प्रवेश करने का साहस है, इसलिए तुम्हें उसी के अनुरूप जागरूकता भी रखनी चाहिए। इसलिए अब तुम्हारे सामने केवल दो ही रास्ते हैं, मेरा अनुयायी बनो या नष्ट हो जाओ। तुम्हारी शक्ति से मैं तुम्हें सर्वोच्च शक्ति और विश्वास प्रदान करूंगा। विशेषकर मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूँ। भले ही मैंने ईश्वर के वंशज को निगल लिया हो और भविष्य में और ऊंचे स्तर पर पहुंचकर तुम मेरे सहायक बन सकते हो और मेरे मार्गदर्शन में और भी उन्नति कर सकते हो। अन्यथा तुम्हें अपने जीवन का सबसे बुरा और अंतिम विकल्प चुनना होगा, मृत्यु या आत्मसमर्पण। चेन रूई ने शांति से अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि सर सारियल ने स्वयं प्रशिक्षण में अनगिनत बार ऐसे विकल्प का अनुभव किया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत पुराना हो गया है? सर को ये देखना चाहिए कि जब से हम यहाँ आए हैं हम पहले से ही मरने की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम मौत की धमकी को अपने दिल पर नहीं लेंगे। हम सभी समझदार लोग हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती। आइए तीसरे विकल्प आदान प्रदान के बारे में बात करें। हाँ, सारियल का उपहास एक जोरदार उपहास में बदल गया। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए ईश्वर के रक्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी है? उसकी ईश्वरीय वंशावली वास्तव में बहुत पतली है। अगर आपका भक्षण वास्तव में सफल भी हो जाए तो भी इसका प्रभाव सीमित ही होगा। बेशक उस शक्तिशाली शक्ति संपदा के लिए जो पहले से ही चरम अवस्था में है, आगे बढ़ने का हर छोटा कदम बहुत कठिन होता है। अगर एक निश्चित स्तर की सफलता प्राप्त की जा सके या भविष्य में रास्ता भी सुगम बनाया जा सके तो यह वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। हालांकि इस प्रकार के भक्षण में कुछ जोखिम और विफलता की संभावना भी होती है। एक प्रतिक्षेप भी होगा जो शक्ति में बाधा डालता है। यहाँ तक कि सर सारियल भी सफलता के बारे में 100% आश्वस्त नहीं हो सकते। ये सब पायथन से प्राप्त ज्ञान था। उसी स्तर के अनुभव वाले एक पूर्व महाशक्ति होने के नाते जब चेन रूई ने इसका जिक्र किया तो सारियल की आंखों में थोड़ा आश्चर्य का भाव आया। हाँ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी ताकत से ज़्यादा सराहनीय लगता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ गोलमोल बातें करने का समय नहीं है। तुम ऐसी कौन सी चीज़ बना सकते हो जिसकी तुलना किसी ईश्वर के वंशज से की जा सके? इस चीज़ का निश्चित रूप से इतना मूल्य है, यहाँ तक कि उससे भी ऊपर। चेन रूई ने शांति से कहा, सबसे पहले कृपया एक छोटी सी अंतरिक्ष चाल को सक्रिय करने के लिए मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। वह एक प्रकाशमान दरवाजे के अंदर चला गया जो उसके सामने प्रकट हुआ, फिर वह उसमें गायब हो गया। केवल ऑगलस ही बचा था। सारियल की विशाल आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा।
यह अंतरिक्ष द्वार वास्तव में मेरी राज्य शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करता है और बिना किसी व्यवधान के प्रकट होता है। यहाँ तक कि जब मैं गुप्त रूप से विशेष शक्ति का उपयोग करता हूँ तब भी मैं अगुइल का पता नहीं लगा पाता। जब उसकी राज्य शक्ति प्रकाश द्वार से टकराती है तो वह केवल उससे होकर ही गुजर सकती है, मानो प्रकाश द्वार केवल एक पारदर्शी भ्रम हो। लेकिन सिरियल को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अगुइल प्रकाश द्वार में प्रवेश कर गायब हो गया था। इसलिए ये द्वार स्वामी के अलावा किसी भी शक्ति को पीछे हटा देता है, भले ही वह अपने स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व क्यों न हो। ये किसी विशेष प्रतिभा का परिणाम होना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी भी इसी पर निर्भर करता है। ये वास्तव में एक कठिन प्रतिभा है। अगुइल की आकृति अपने हाथ में एक चौकोर पैकेज लेकर शीघ्रता से पुनः प्रकाश द्वार से बाहर आए। यही बात है, क्या आप निश्चित हैं कि आप इस तरह की चीज़ उस छोटी लड़की के बदले में दे सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि यह चीज़ न सिर्फ सर सारियल बल्कि शैतान भी हर समय इसकी लालसा में रहता है। चेन रुई ने धीरे से पैकेट खोला। बस सारियल की बात पूरी होने से पहले ही उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने पैकेज के अंदर रखी वस्तु पहले ही देख ली थी। डिब्बा, चांदी का बक्सा, ये हो सकता है 1/7 और आधा भी। ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है, लेकिन सर सारियल के लिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चेन रुई ने धीरे से चांदी के डिब्बे में एक छेद खोला और पूरा स्थान तुरंत एक भयानक विनाशकारी सांस से भर गया। सांस एक पल में गायब हो गई क्योंकि चेन रुई ने बॉक्स बंद कर दिया। इससे पहले कि सारियल कोई प्रतिक्रिया दे पाती, चेन रुई तुरंत प्रकाश द्वार में गायब हो गया। जब वह दोबारा आया तो चांदी का बक्सा उसके पास नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीज़ मेरी बेटी के बदले में देने के लिए पर्याप्त है। तुम असल में इस चीज़ के मालिक हो। सारियल की आवाज़ भावुक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरे पक्ष की चिप असल में विनाश की किताब थी। उस समय उसने शैतान, पाइथन और अन्य लोगों के साथ विनाश की पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश की थी। पहली बार पाइथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर त्याग दिया और चांदी का डिब्बा लेकर भाग निकली। दूसरी बार उसने गलत अनुमान लगाया और शैतान को वह चांदी का डिब्बा छीनने दिया जो उसे लगभग मिल ही गया था। उसने इन 2 हार को अपनी सबसे बड़ी असफलता माना। इस बार किसी ने सचमुच चांदी का डिब्बा उसे पहुंचा दिया। शैतान को पहले ही 2 चांदी के बक्से मिल चुके हैं और शैतान इन बक्सों को परमेश्वर के वंशज से कभी नहीं बदलेगा। ये वही चांदी का बक्सा होगा जो अजगर छीन कर ले गया था और किसी तरह इस व्यक्ति के हाथ लग गया। यह विनाश की पुस्तक का अंतिम भाग है। जब तक मुझे ये प्राप्त है, मेरे पास शैतान से मुकाबला करने की शक्ति होगी। न केवल वह शक्तिशाली विनाश मूल शक्ति, बल्कि यदि संभव हो तो मैं शैतान के साथ मिलकर विनाश की पूरी पुस्तक का उपयोग राफेल और अन्य लोगों की नकल करने, ईश्वरीय विश्वास को अपने स्वार्थ के लिए चुराने और एक उच्च लोक की लालसा करने के लिए भी कर सकता हूँ। कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। यही बात शैतान पर भी लागू होती है। सारियल ये बात अच्छी तरह जानता था। सर सारियल, क्या हम कुछ तुच्छ विकल्पों को छोड़कर अच्छी बातचीत कर सकते हैं? चेन रुई की आवाज़ ने सारियल को तुरंत होश में ला दिया। हाँ, सिर्फ मूल्य के लिहाज से विनाश की पुस्तक ईश्वर के वंशजों की वंशावली की तुलना में ज़्यादा दीर्घकालिक और स्थिर चीज़ है, जिसके असफल होने और पीछे हटने की संभावना है। दोनों चांद धीरे धीरे एक आकृति में विलीन हो गए, जिसके घुंघराले सुनहरे बाल और धुंधले चेहरे की बनावट एक हल्की सी कोमलता का एहसास दिला रही थी। उसने एक चोगा पहना हुआ था। ये सारियल का असली शरीर था। ज़रूर, सारियल मुस्कुराया। यह मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। बहुत मुमकिन है कि मैं, सारियल, सचमुच सबसे ऊंचे रास्ते पर चलूं और गोधूली बेला के बाद नया ईश्वर बन जाऊं। यह न केवल विनाश की पुस्तक है, बल्कि भगवान के वंशजों का रक्त भी है जो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अध्याय 1119, अप्रत्याशित परिवर्तन। रेस, फॉलन एंजल। व्यापक शक्ति मूल्यांकन, SSSS जोड़। शरीर, SSSS जोड़। ताकत, SSSS जोड़। आत्मा, SSSS जोड़। गति, SSSS जोड़। विश्लेषण, चंद्र आत्मा का शरीर, प्रलय की शक्ति, दुष्ट शिष्य, कारावास, सील अनुबंध। खतरे का स्तर, अत्यंत खतरनाक। सील अनुबंध। चेन रुई ने मन ही मन भौहें चढ़ाईं, लेकिन झुकते हुए उसने उदासीनता दिखाई। सर सारियल, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे खेद है, मेरी ताकत सर से बहुत कम है, इसलिए विनिमय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे कुछ उपाय करने होंगे। सारियल की नज़र ऑगलस से हटकर चेन रुई पर पड़ी। हालांकि यह आदमी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इसके तरीके अजीब हैं। इसे जल्दी से ख़त्म करना आसान नहीं है। शायद इससे उसे भागने का मौका मिल जाए। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बाहरी लोगों को बाहर रखने वाला अंतरिक्ष द्वार और विनाश की पुस्तक इस व्यक्ति ने अंतरिक्ष द्वार में छिपा रखी है। कौन जाने इसमें क्या है। अगर कोई गलती हो जाए तो यह नुकसान उठाने लायक नहीं है। इसलिए विनाश की पुस्तक प्राप्त करने से पहले मैं उसे सचेत नहीं कर सकता।
तो फिर सर सारिल, कृपया पहले मेरी बेटी को रिहा करें, फिर मैं आपको विनाश की पुस्तक दूंगा। चेन रूई मूर्ख नहीं था। वह सारिल के विचारों को भी समझता था, लेकिन डोओ के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही था, वरना मैं विनाश की पुस्तक को हमेशा के लिए एक विशेष स्थान पर निर्वासित कर दूंगा। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब मैं सर के चंद्र साम्राज्य में हूँ, मुझे भागने का आत्मविश्वास भले ही न हो, लेकिन पकड़े जाने से पहले खुद को मार डालने का आत्मविश्वास तो मुझमें अभी भी है। तुम्हारी निगाहें बता रही हैं कि तुम गंभीर हो। सारियल ने हल्के से कहा, सच कहूं तो मुझे तुम जैसे पागल से पेश आना पसंद नहीं। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में ले सकता हूँ। तो फिर कृपया महोदय मेरी बेटी को रिहा कर दीजिए। तुम्हारी बेटी? सारियल ने इस उपाधि के प्रति स्पष्ट रूप से तिरस्कार व्यक्त किया। ये व्यक्ति मेरी तरह ईश्वर के वंश से जुड़ना चाहता है, बस यही चाहता है। अपनी कमजोर शक्ति के कारण विनाश की पुस्तक ईश्वर के वंश से कहीं कम लाभदायक है। इस व्यक्ति का साहस और तरीके वाकई अलग हैं। हो सकता है कि उसके पास अभी भी कुछ धूर्त योजनाएं हों, लेकिन ये मेरा चंद्र साम्राज्य है। अगर ये एक सच्चा और निष्पक्ष आदान प्रदान भी हो, तो छद्म देवता के मध्यवर्ती और प्रारंभिक चरण के छोटे किरदारों के साथ मुझे उनके कोई चालबाजी करने का डर नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें वह छोटी बच्ची दे सकता हूँ। सारियल ने सोचा। उसके बगल में एक नीली रोशनी का गोला तुरंत प्रकट हुआ। अंदर सोता हुआ डोडुओ था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने दर्पण में देखा था। अब मुझे विनाश की किताब दे दो। आवाज में इतनी शक्ति थी कि आत्मा दंग रह गई, लेकिन चेन रूई विचलित रहा और उसने अपना सिर हिलाया। पहले कैद रद्द करो, फिर उसे मेरे हवाले करो। मैं तुम्हें विनाश की पुस्तक दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ कोई चालबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब सारियल ने व्यंग्य किया तो चेन रूई और ऑगलस को एक साथ अंतरिक्ष में एक भयानक दबाव का एहसास हुआ। वे किसी भी समय नष्ट हो सकते थे। विनाश की किताब सौंप दो, वरना ये लेन देन खत्म हो जाएगा। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अगर विश्लेषणात्मक आंखों का पहले से पता नहीं चला होता, तो चेन रूई जरूर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और सुपर सिस्टम अनुबंध का इस्तेमाल करके सारियल को प्रतिबंधित करने का कोई रास्ता सुझाता। भले ही सारियल उससे ज्यादा ताकतवर होता, फिर भी वह अनुबंध का उल्लंघन नहीं कर पाता। हालांकि सारियल के गुण विश्लेषण में सील अनुबंध की शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति का अनुबंध पर अकल्पनीय प्रभाव पड़ने की संभावना थी। छद्म देवता की चरम अवस्था की क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, और जोड़ने की शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं थी। उस दिन पायथन से मिले सबक के साथ उसे अब जल्दबाजी में जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि डोडुओ की जान दांव पर लगी थी। गतिरोध को देखते हुए चेन रूई ने एक कदम आगे बढ़ाया। सर सारियल, पहले मेरी बेटी को रिहा करेंगे, फिर मैं अंतरिक्ष से विनाश की पुस्तक निकालूंगा। जब वह मेरे पास वापस आएगी तो मैं विनाश की पुस्तक उसे सौंप दूंगा। सारियल ने एक पल सोचा। चलो ऐसा करते हैं। अजगर हमारे बीच वाली जगह पर आ जाता है। मैं छोटी बच्ची को अजगर को सौंप देती हूँ, फिर तुम अंतरिक्ष से विनाश की पुस्तक ले लो। जब अजगर तुम्हारे पास लौट आए तो तुम विनाश की पुस्तक मुझे दे देना। समय से पहले विनाश की पुस्तक लेकर भागने या चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुम में अंतरिक्ष के लिए कोई हुनर भी है तो भी मैं तुम्हें तुरंत नहीं मार पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अजगर और छोटी बच्ची का विनाश हो जाएगा। चेन रूई ने जल्दी से सोचा और ऑगलस से आंखों का इशारा किया। वे पहले ही एक मौन समझौते पर पहुंच चुके थे। ऑगलस ने पुस्तक संग्रह कक्ष में प्रवेश करने से पहले उससे बातचीत की थी। उस समय उसे यह जानकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ कि विनाश की पुस्तक का चांदी का डिब्बा असल में चेन रूई के हाथ में था, लेकिन अब उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सबसे जरूरी चीज डोडुओ को बचाना था, और ड्रैगन सम्राट द्वारा चेन रूई को दिया गया गौरव का टॉवर ही भागने की कुंजी था। चेन रूई के विचार तेजी से घूम गए और उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें उस अंतरिक्ष शक्ति को रद्द करना होगा जिसने उसे पहले कैद किया था। मैं अदला बदली से पहले उसकी प्रामाणिकता और सुरक्षा की पुष्टि करना चाहता हूँ। सारियल ने और कुछ नहीं कहा। उसने डोडुओ के चारों ओर के प्रकाश गोल पर नजर डाली और वह धीरे धीरे मंद पड़ गया। उस तरह की कैद करने वाली अंतरिक्ष शक्ति के गायब होने के बाद डोडुओ का गुण तुरंत विश्लेषणात्मक आंखों में प्रदर्शित हो गया। दौड़, व्यापक शक्ति मूल्यांकन, एस जोड़ जोड़, शारीरिक बनावट, एस जोड़ जोड़, शक्ति, एस जोड़, आत्मा, एस जोड़ जोड़, गति, एस जोड़, गुण, अग्नि गुण, फीनिक्स शरीर, निर्वाण शक्ति, दिव्य आशीर्वाद की मुहर। नस्ल का प्रश्न चिन्ह पहले भी मौजूद रहा है। यह मानव और दानव की मिश्रित नस्ल के कारण होना चाहिए था, लेकिन ईश्वरीय आशीर्वाद की मुहर वाला गुण नया है। क्या ये ईश्वर के वंशज का वंश हो सकता है? चेन रूई को लगा कि यह शब्द थोड़ा परिचित है, और उसे अचानक याद आया कि उसने ये गुण किसी अन्य व्यक्ति में देखा था। शैतान। शैतान वास्तव में परमेश्वर का वंशज है। चेन रूई को अंततः समझ में आ गया कि शैतान चेन रूई को माइकल से तुलना करने के लिए क्यों तुच्छ समझता है। आपकी सबसे बड़ी गलती माइकल की तुलना मुझसे करना है।
ईश्वर के वंशज होने के नाते शैतान में माइकल से कहीं ज्यादा श्रेष्ठता का भाव है, शायद सिर्फ श्रेष्ठता के भाव से भी कहीं ज्यादा। डार्क डिविनिटी टेम्पल की योजना शायद यह है कि उसने ईश्वर के वंश की शक्ति को एक हद तक पहचान लिया है और वह इस विशाल आस्था का इस्तेमाल आगे और बेहतरी या सफलता पाने के लिए करना चाहता है। चाहे जानबूझकर हो या नहीं, शैतान की योजनाएं अंततः मेरे कारण रुक जाएंगी और 10 वर्षों में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। ये सोच विचार पल भर में पूरे हो गए। चेन रूई ने ऑगलिस की तरफ देखा तो ऑगलिस समझ गया। वह दोनों तरफ के बीच में उड़ गया। डोडुओ धीरे धीरे ऑगलिस की ओर तैरती हुई आई और ड्रैगन सम्राट ने उसे उठा लिया। छोटी बच्ची की धड़कन और सांसें सामान्य थीं, लेकिन वह जागी नहीं थी। उसके पीछे 2 छोटे पंख भी थे। वह ठीक है, उसने अभी अभी मेरी राज्य शक्ति स्वीकार की है। उसका वंश पूरी तरह से जागने वाला है। वह स्वाभाविक रूप से जागेगी। सारियल की आवाज़ सुनाई दी। ऑगलिस को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने कुछ देर तक टटोला, लेकिन कोई असामान्यता नहीं पाई। उसने चेन रूई को सिर हिलाया, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सारियल की आत्मिक शक्ति ने उसे पहले ही मजबूती से जकड़ लिया था। चेन रूई के सामने स्टार गेट प्रकट हुआ। उसकी आकृति टिमटिमाई, गायब हुई और फिर एक चांदी का डिब्बा हाथ में लिए प्रकट हुई। सारियल की नज़रें डिब्बे पर टिकी थीं। हालांकि उसे साफ दिख रहा था कि यह डिब्बा पहले वाला चांदी का डिब्बा ही था, पर उसे इसे अंतिम रूप देना था। खोलो इसे। चेन रूई ने उसे थोड़ा सा खोला और सारियल को तुरंत एक प्रबल विनाशकारी शक्ति का रिसाव महसूस हुआ। सचमुच, यह विनाश की पुस्तक है। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मैं 3 तक गिनूंगा। जैसे ही ड्रैगन हिलना शुरू करेगा, तुम डिब्बा पलट देना। अगर ड्रैगन हिलने के बाद भी चांदी का डिब्बा तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं गया, तो मैं तुरंत हमला कर दूंगा। फिर छोटी बच्ची और ड्रैगन दोनों का एक साथ नाश हो जाएगा। ऑगलिस और चेन रूई ने एक दूसरे को त्वरित दृष्टि से देखा और सिर हिलाया। इस समय चेन रूई की सभी प्रतिरोध शक्तियां तैयार थीं। अगर ऑगलिस के टेलीपोर्ट होने पर भी सारियल ने सीधा हमला किया होता, तो भी वह समय की शक्ति और सुरक्षात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रतिरोध कर सकता था। ऑगलिस और डोडुओ को टावर ऑफ ग्लोरी में रोककर स्टार गेट के साथ निकलने में बस एक पल का समय लगेगा। 1, 2, सारियल की आंखें चमक उठीं। 3, अगले ही पल प्रकाश चमक उठा और तेजी से बदल गया। फिर पूरा चंद्र साम्राज्य हिंसक आवृत्ति के साथ कंपन करने लगा, जिसमें सारियल की गर्व भरी हंसी भी शामिल थी। अंतरिक्ष में कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। सारियल ने चांदी का डिब्बा अपने हाथ में पकड़ रखा था, जबकि चेन रूई ऑगलिस के बगल में था, जिसने डोडुओ को अपनी बाहों में थामा हुआ था। वे दोनों हवा में लटके हुए थे। इस समय डोडुओ की बंद आंखें खुल गई थीं। उसकी पुतलियां नीली पड़ गई थीं और ऑगलिस और डोडुओ का अधिकांश शरीर नीले क्रिस्टल में बदल गया था, जो तेजी से फैल रहे थे। इसके तुरंत बाद दोनों क्रिस्टल में बदल गए। चेन रूई इस समय जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके शरीर का सितारा कवच टूट गया था। छज्जे के पीछे से उसकी उग्र आंखें सारियल को घूर रही थीं। अभी एक पल के भीतर कई मोड़ और बदलाव आए। ऑगलिस का शरीर हिलने के बाद तुरंत क्रिस्टल में बदल गया। इस क्रिस्टल में शक्तिशाली ऊर्जा थी, जिसके कारण चेन रूई उन्हें सक्रिय हो चुके गौरव के टॉवर में नहीं रख पाया। सारियल ने इस क्षणिक अवसर का लाभ उठाया, चेन रूई पर हमला किया और पहले से ही छूटा हुआ चांदी का डिब्बा ले लिया। सारियल जोर से हंसा, हा हा हा, इतने सालों बाद आखिरकार मुझे मिल ही गया। बेवकूफ़, मुझसे मोलभाव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सारियल। चेन रूई ने कई कोशिश की, लेकिन वह जमे हुए ऑगलास और डोडुओ को रोक नहीं सका। उसने दहाड़ लगाए और सच्चे लाल विलुप्ति की विनाशकारी रोशनी सीधे सारियल की ओर बढ़ी। सारियल ने लाल बत्ती की ओर देखा। लाल बत्ती तुरंत रुक गई, मानो किसी चीज से बंधी हो, फिर एक पल में बिखर गई। अगर हम छद्म ईश्वर के मध्यवर्ती चरण में हैं, तो यह प्रहार थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन छद्म ईश्वर के राज्य में चरम चरण और मध्यवर्ती चरण के बीच शक्ति का अंतर सामान्य बड़े राज्य से कहीं ज्यादा है। मेरे राज्य में तो ये बात ही छोड़िए। सारियल ने चांदी का डिब्बा खोला। लगता है आज विनाश की पुस्तक भेंट करके तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। सारियल के शब्द अचानक समाप्त हो गए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शक्ति अचानक किसी चीज से खत्म हो रही है, और इस चीज का स्रोत था वह चांदी का डिब्बा जो अभी अभी खोला गया था। विनाश की पुस्तक नहीं, यह विनाश के मूल में छिपी हुई विशेष शक्ति है। यह भयानक एहसास सारियल के लिए कोई अजनबी नहीं था, जो चिल्लाई, वंचित। टीएल, क्या पायथन अभी भी किंगडम लेवल के शुरुआती चरण में नहीं है? क्या ये हमला काम कर सकता है? अध्याय 1120, गणनाएं। ये वास्तव में अभाव है। सारियल को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर जोरदार मुक्का मारा गया हो और उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान जम गई हो। उनकी स्मृति में केवल एक ही व्यक्ति के पास यह विशेष शक्ति थी। ये व्यक्ति उसके सामने रखे चांदी के बक्से का मूल स्वामी था। अजगर, यह जरूर वही होगी। तो क्या ये अगुइल पायथन के अंतर्गत है?
और जिस छोटी लड़की का मैंने अपहरण किया था वह मूलतः पायथन का शिकार थी। मैं धोखा खा गया, वह दुष्ट और पागल औरत। सारियल के मन में कई स्वकल्पित सत्य तुरंत प्रकट हो गए, जिससे वह और भी अधिक चौंक गया। सत्ता से वंचित होने का एहसास तो बस एक पल का था, लेकिन ये पल और लंबा होता गया। समय आ सकता है। इस समय सारियल को अचानक बहुत खतरे का आभास हुआ। यह आदमी, जो स्पष्ट रूप से छद्म देवता की मध्यवर्ती अवस्था में ही था, उसे इतनी कड़ी चेतावनी दे सकता था। चमकदार बैंगनी तारों वाली वह आकृति अचानक 3 में बदल गई और उसे एक त्रिकोणाकार आकृति में घेर लिया। एक शक्तिशाली और विशेष सांस तेजी से ऊपर उठी। इस सांस में एक अतुलनीय विनाशकारी शक्ति प्रतीत हो रही थी, लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत शक्ति भी समाहित थी। बिना कुछ सोचे समझे उन आकृतियों ने एक साथ बैंगनी लाल प्रकाश छोड़ा, जिससे एक स्वतंत्र त्रिभुजाकार स्थान बन गया जिसने उसे पूरी तरह से अपने में घेर लिया। ये कैसी चाल है? इस प्रहार की शक्ति छद्म देवता की मध्यवर्ती अवस्था से भी कहीं ज्यादा है। सारियल को लगा कि उसका शरीर और आत्मा अंतरिक्ष में पूरी तरह से जम गए हैं, और वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। पलक झपकते ही त्रिकोणीय स्थान पूरी तरह से बिखर गया। केंद्र अचानक पूरी तरह से शून्य हो गया। सारियल समेत सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। चांदी का डिब्बा अपने आप चेन रुई की तरफ उड़ाया और खुले डिब्बे से एक अस्पष्ट आकृति बाहर निकली और जल्दी ही साफ हो गई। वह पाइथन था। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह पाइथन था जो मेनेलेस के शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। पाइथन ने गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके अस्थायी रूप से अपने शरीर को आत्मा में बदल दिया और चांदी के बक्से में छिप गई। वह अनगिनत सालों से चांदी के बक्से में छिपी हुई थी, इसलिए वह छिपने की कला में पारंगत थी और विनाश की पुस्तक से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए सारियल को भी इसकी भनक नहीं लगी। पाइथन और सारियल पुराने प्रतिद्वंदी थे। वह जानती थी कि सारियल जरूर दुश्मनी करेगा या धोखा देगा, इसलिए उसने चांदी के डिब्बे में छिपकर गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि निर्णायक क्षण में अप्रत्याशित वार कर सके। दूसरी ओर, अगर सारियल ने कोई चाल नहीं चली तो चेन रुई भी स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी भी समय पाइथन को वापस ले सकता था। पाइथन ने अब एक स्टार एनहांसमेंट पूरा कर लिया था और उसे सफलतापूर्वक एक स्टार प्रदान किया गया था, लेकिन 2 स्टार एनहांसमेंट पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि पाइथन ने उम्मीद की थी, सारियल ने शुरू से ही अदला बदली के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि वह डोडुओ और विनाश की पुस्तक के 2 खजानों को हड़पना चाहता था। नतीजतन जब सारियल सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्ट था, उसे अचानक वार किया गया। पाइथन के वार का समय बिल्कुल सही था। राज्य स्तर की अपनी शुरुआती ताकत के साथ वह एक वार में कामयाब रही, लेकिन सारियल को मारने के लिए ये काफी नहीं था। चेन रुई ही वह थी जिसने असली जानलेवा हमला किया था। शक्ति के स्तर में अंतर के कारण न तो पाइथन का अभाव संभव था और न ही समय। अवसर क्षणभंगुर था, लेकिन ऑल स्टार गॉड व्यू जैसी बड़ी चाल को सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा। इसलिए चेन रुई ने ऑल स्टार गॉड व्यू के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली अंतिम चाल आयाम विनाश को सक्रिय किया। इस चाल की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि मूल निराशा के स्वामी डिलोस्रो को भी लगभग भारी क्षति पहुंची थी। अगर अस्थि कवच की सुरक्षा और मुख्य वेदी की शक्ति न होती तो उनके प्राणघातक रूप से घायल होने की संभावना थी। अब जबकि चेन रुई की शक्ति अधिक परिष्कृत हो गई थी, इस प्रहार के तहत आयाम विनाश के स्थान में सारियल का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और स्थान बिखर गया, पाउडर में बदल गया। हालांकि चेन रुई सारियल की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि यह हमला आश्चर्यजनक था, इससे उसे कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन उसे मारना नामुमकिन था। असली समस्या ये थी कि पहले डोडुओ को कैसे बचाया जाए। पाइथन, जल्दी से देखो ऑगलस और डोडुओ का क्या हुआ। डोडुओ और ऑगलस अब क्रिस्टल में बदल चुके थे। चेन रुई जब उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक जोरदार बल ने पीछे धकेल दिया। वह उन्हें ग्लोरी टॉवर या स्टोरेज वेयरहाउस में बिल्कुल भी नहीं रख सका। चंद्र दर्पण, यह असल में यही चीज है। पाइथन ने भौहें चढ़ाईं। चंद्र दर्पण सारियल की कलाकृति है जो राज्य के साथ एकीकृत होती है। ये बहुत पेचीदा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ऑगलस अब चंद्र दर्पण की शक्ति से भी बंधी है। चंद्र दर्पण उसके छद्म देवत्व को पूरी तरह से निगल जाएगा, फिर डोडुओ का रक्त जागरण और तेज हो जाएगा। परिणामस्वरूप सारियल द्वारा अवशोषित होने की सफलता दर भी बहुत बढ़ जाएगी। जागृत होने के बाद उसकी जीवन शक्ति और रक्त शक्ति एक प्रकार के चंद्र स्टिग्माटा के निशान से होकर सारियल तक पहुंचेगी। चेन रुई अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑगलस भी इसमें फंस जाएगा। उसने जल्दी से पूछा, हम मून मिरर को कैसे रोक सकते हैं? क्या सीधा हमला कारगर है? चंद्र दर्पण अब पूरी तरह से सक्रिय हो जाना चाहिए और यह स्थिति अपरिवर्तनीय है। भले ही सारियल अपना हमला शुरू कर दे, वह कलाकृति को नष्ट नहीं कर पाएगा और कम समय में प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर पाएगा जब तक तुम मुझे मार नहीं देते।
सारियल की ठंडी आवाज़ हर तरफ से सुनाई दे रही थी और अनगिनत आवाज़ें एक दूसरे पर मंडरा रही थीं, जिससे यह और भी डरावना लग रहा था। टूटे हुए शरीर से अनगिनत आकृतियां प्रकट होती हैं और शीघ्र ही एक में विलीन हो जाती हैं। चेन रुई का दिल कांप उठा। सांस और शरीर की बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ा। सारियल, जिसने अभी अभी प्रहार आयाम विनाश झेला था, असल में सुरक्षित थी, जैसा कि चंद्र आत्मा के शरीर से अपेक्षित था। पायथन का चेहरा गंभीरता से भरा था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो इस चाल से बचना उसके लिए अभी असंभव होता, भले ही वह छद्म देवता के चरम स्तर पर होता। ये तुम ही निकले, पुराने दोस्त। उस साल युद्ध के बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से इस तरह मिलेंगे, पायथन। सारियल ने पायथन की तरफ देखा और सिर हिलाया। तुम्हें एक अच्छा अधीनस्थ मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी अपनी शक्ति का स्तर बहुत गिर गया है। उस समय जब तुम अपना शरीर त्याग कर भागे थे तो तुम्हें जरूर कुछ बदलाव झेलने पड़े होंगे, है ना? लेकिन तुम इस स्तर तक गिर गए हो। मैं निराश हूं। उस ईश्वरीय वंश को तुम्हारे ठीक होने की कुंजी होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेरी है। सारियल ने चेन रुई और पायथन, डोडुओ और पायथन के रिश्ते को साफ तौर पर गलत समझा था। पायथन ने कुछ नहीं बताया, बस उसे बेरुखी से देखा। जैसा तुमने कहा, चंद्र दर्पण अब सक्रिय हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। छद्म देवता के उस प्रारंभिक चरण के अजगर की मदद से उसका वंश पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और इस चंद्र स्टिग्माटा के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाएगा। केवल मुझे मारकर ही तुम ये सब रद्द कर सकते हो। ये कहते हुए सारियल ने एक चंचल मुस्कान के साथ अपने माथे पर एक विशेष निशान की ओर इशारा किया। सवाल यह है कि क्या तुम ये कर सकते हो? चेन रुई अचानक अपनी आंखों में चमक के साथ चिल्लाया, अब भागो। ये ध्वनि स्पष्ट रूप से पायथन को चिल्लाकर सुनाई गई थी। उसी समय चेन रुई के चारों ओर तारों का आभास हुआ। तारा कवच के पीछे के पंख अचानक तारों में फैल गए और एक में विलीन हो गए। अंतरिक्ष में तेज गति से नीले तारों की धूल की एक श्रृंखला प्रकट हुई, जिसने अनगिनत अनियमित मृत्युचाप बनाए। सारा दृश्य तुरंत धुंधला हो गया। इस भयानक दबाव में चंद्र साम्राज्य की धरती पर भी आड़ी तिरछी खाइयां दिखाई देने लगीं। ध्रुव तारा तूफान। घातक बैंगनी तूफान में अंतरिक्ष में दरारों के निशान थे, लेकिन बीच में आकृति स्थिर रही। तूफान में एक आवाज़ थी। वह उन्मत्त भयानक तूफान भी उस आवाज़ को दबा नहीं सका। विनाश के नाम पर धीरे तेज रफ्तार वाला तूफान धीमा पड़ गया और तेज सीटी की हवा का प्रवाह और भी तेज होता गया। एक पल में वह सब कुछ खत्म हो गया। चेन रुई स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार किसी को बैंगनी ध्रुव तारा तूफान की शक्ति को इतनी आसानी से नष्ट करते देखा था। इससे पहले कि वह कोई और प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी आत्मा में घुस रही है। एक दबी हुई खर्राटों के साथ उसकी आंखों, मुंह और नाक से एक साथ खून बहने लगा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। डूम कैलामिटी की शक्ति। इसने न सिर्फ ध्रुव तारा तूफान की शक्ति को कम कर दिया, इसके बाद चेन रुई पर भी गहरा असर पड़ा। धीमी होने की वजह से यह अभी फूटा है। पिछले प्रहार की तुलना में ये तूफान दिखावटी जरूर लग रहा है, लेकिन अव्यावहारिक। सारियल ने सिर हिलाया। मुझे चंद्र आत्मा का शरीर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम में छद्म देवता की चरम अवस्था जितनी शक्ति है तो शायद तुम मुझे डरा सको, लेकिन तुम्हारी वर्तमान शक्ति तो कहने लायक भी नहीं है। सारियल की नज़र चेन रुई के पीछे दिखाई देने वाले उजले दरवाजे पर पड़ी। यह एक सुनहरा उजला दरवाज़ा था जो पहले वाले हल्के नीले दरवाजे से अलग था। पाइथन विनाश की किताब का चांदी का बक्सा पकड़े हुए उजले दरवाजे की ओर उड़ रहा था। हालांकि डूम कैलामिटी के धीमे होने के कारण, जिसे सारियल ने अभी अभी सक्रिय किया था, पाइथन, जिसे प्रकाश द्वार की ओर दौड़ना चाहिए था, धीमा हो गया। चूंकि यह सारियल का राज्य था, इसलिए सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसने तुरंत इस सुनहरे प्रकाश वाले द्वार की विचित्रता को भांप लिया। सुनहरे प्रकाश वाले द्वार और पिछले हल्के नीले प्रकाश वाले द्वार, स्टारगेट में सिर्फ रंग का ही अंतर नहीं था। मनतारों वाली उस हल्के नीले अंतरिक्ष द्वार में अगुइल के अलावा बाकी सब कुछ नहीं था। सारियल भी इसका अपवाद नहीं था। जाहिर है, इस अपवाद रहित द्वार में अगुइल का स्वामी पाइथन भी शामिल था। इसलिए अजगर हल्के नीले प्रकाश वाले दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यह सुनहरा प्रकाश द्वार अपेक्षाकृत सामान्य विशेषता वाला एक अन्य प्रकार का अंतरिक्ष द्वार था जिसमें चंद्रमा की राज्य शक्ति प्रवेश कर सकती थी। हालांकि शक्तिशाली अंतरिक्ष शक्ति को महसूस करते हुए इसका मतलब यह भी था कि सारियल पायथन की तरह प्रवेश कर सकता था। पुराने दुश्मन पायथन को मार डालो। विनाश की पुस्तक पुनः प्राप्त करें। भगवान के वंशजों के रक्त को खा जाओ। सारियल की पुतलियों में एक गहरी चांदी जैसी रोशनी जल उठी। उसके चारों ओर ग्रह जैसी वस्तुएं दिखाई देने लगी, मानो आकाश में दो चांद ग्रह धीरे धीरे खुल रहे हों। ये अनगिनत विशाल आंखें निकलीं। चेन रुई को उन आंखों से एक भयानक दबाव निकलता हुआ महसूस हुआ। पिछली विनाश की विपत्ति शक्ति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी,
और उसका शरीर इस दबाव से स्तब्ध था, इसलिए वह कुछ देर तक हिल नहीं सका। ये सारियल के दुष्ट शिष्य की शक्तिशाली शक्ति और कारावास का संयोजन था। उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चेनरुई नहीं बल्कि पायाथन था। पायाथन का सुंदर शरीर भारी काली गैस से घिरा हुआ था और अपेक्षाकृत धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। असली जहर तो मानव हृदय है। सारियल को अपने दिल में एक जकड़न महसूस हुई, मानो किसी चीज ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। वे विशाल आंख जैसे ग्रह एक के बाद एक सड़ने और गिरने लगे। ये क्षरण डूम कैलामिटी 7 चैप्टर्स की सड़न शक्ति से अलग था, बल्कि एक प्रकार की भयानक जहरीली शक्ति थी। अजगर की जहरीली ताकत। ये क्षरण शीघ्र ही गायब हो गया और विशाल नेत्र अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अजगर काले धुएं में बदल गया और तेजी से रोशनी वाले दरवाजे की ओर उड़ गया। वह बस सुनहरे रोशनी वाले दरवाजे में घुसने ही वाली थी। सारियल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि अजगर की विष शक्ति बेहद भयानक थी, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो गई थी। अगर पहले वाला अजगर यह शक्ति चलाता तो उसके चंद्र आत्मा के शरीर को भी प्रतिरोध करने के लिए बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ती, लेकिन अब उसने बस राज्य शक्ति को थोड़ा सा सक्रिय कर दिया था और विष शक्ति का आसानी से समाधान हो गया। सभी विशाल आंखें एक साथ भयानक कैद करने वाली शक्ति के साथ फट पड़ीं और पाइथन की ओर मुड़ गईं। सारियल को पूरा यकीन था कि वह पाइथन को प्रकाश द्वार में प्रवेश करने से पहले ही कैद कर लेगी। हालांकि इस समय विशाल आंख की शक्ति धीमी पड़ गई, समय का प्रवाह फिर से बदल गया। सब कुछ धीमा हो गया। पायाथन को छोड़कर ठीक समय पर चांदी के बक्से वाला अजगर का आकार सुनहरे प्रकाश वाले दरवाजे में गायब हो चुका था और कैद करने की सारी ताकत बेकार हो गई थी। उसी समय प्रकाश वाला दरवाजा तेजी से गायब होने लगा। धिक्कार है, सारियल गुस्से से चिल्लाया। धिक्कार है समय पर, उस अगुइल पर। चंद्र साम्राज्य की शक्ति अपनी पूरी शक्ति से प्रस्फुटित हुई और काल की शक्ति का प्रभाव तुरंत ही नष्ट हो गया। सारियल पहले ही बिजली की तरह तेजी से सिकुड़ते सुनहरे प्रकाश द्वार की ओर दौड़ी थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जब पायाथन प्रकाश द्वार में प्रवेश कर रही थी तो उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान प्रकट हुई। टीएल, लगता है वे सारियल को सुनहरे प्रकाश वाले दरवाजे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह उस जगह से जुड़ रहा है जो छद्म ईश्वर को अस्वीकार करती है?